हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे इंसान बनकर दिखाएं। पुलिस डे बाय डे अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमारा जो डॉक्टर है माजरत के साथ वो हार्मोन इम्बैलेंस है, प्रोलेक्टिन नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वायरस जो है, ये बैक्टीरियाज जो है, ये स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। ये जो फैब्रिक तैयार किया गया इसके अंदर स्पेशल लाइंस है। मीडिया या स्क्रीन एक जरिया है जिसके जरिए आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। फहीम खान तो मेरे पसंदीदा स्टार में से एक सितारा है। ज़ाती तौर पे आपको आदत है छुट्टियां करने की या नहीं? आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं, सुबह बखैर कहते हैं। आपके पसंदीदा प्रोग्राम दुनिया बोल है। मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात यहाँ पर हो रही है, इसलिए मैं एक मरतबा फिर अपना तारुफ करवाना चाहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़हीम खान, और एक मरतबा फिर आपकी सुबह को खुशगवार बनाने के लिए मैं और मेरी साथी एंकर सहरिश ज़ोएब यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सहरिश, आपको भी वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं एनर्जी फ़हीम की, अशाश बशाश, फुल एनर्जेटिक। पता नहीं कॉफ़ी का असर है या फिर ये काली कॉफ़ी काली कॉफ़ी का काली कॉफ़ी जी। इंसान की सुबह जो है वो काली कॉफ़ी से होनी चाहिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इंसान को हर काम जो है वो ऐसा करना चाहिए जिसके अंदर रंगों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना हो। इसकी वजह से इंसान ज़्यादा चूज़ नहीं कर पाता। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टीव जॉब्स भी सिर्फ एक ही रंग पहनते थे, मार्क ज़करबर्ग भी एक ही रंग पहनते हैं। ये शायद इसी वजह से कि इंतखाब में जो है वो वक्त ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल, ये वक्त बचाने के लिए बड़ी अच्छी बात आपने की है कि इंसान सोच में पड़े, बेहतर है कि बस ये यही है स्पेसिफिक कलर्स। खैर वैसे ब्लैक तो मुझे भी बहुत पसंद है। वेरी गुड। अब जनाब शामिल करते हैं कोट ऑफ द डे, और बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। इंसानी और समाजी खिदमत को इस्लाम ने बहुत फौकियत और तरजीह दी है। वजह यह है कि इसका नफ़ा मुताद्दी होता है। कुरान मजीद ने इसीलिए इस उम्मत को खैर उम्मत करार दिया है, क्योंकि इसका सबब यही बताया गया कि उम्मत सिर्फ अपने नफ़ा के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के नफ़ा के लिए पैदा की गई है। इन्हें अच्छे कामों की तरफ बुलाए और बुरे कामों से बचाए। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे इंसान बनकर दिखाएं और दूसरों की बेलौस खिदमत करें। फ़हीम, आप करते हैं? देखिए, ये तो मेरे ख्याल में अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि हाँ मैं ये करता हूँ, थोड़ा सा जो है वो मैं चाहूँगा कि इसमें इख्तिलाफ रह सकता है, क्योंकि इंसान को ये नहीं मालूम है कि कब किस तरीके से जाने अनजाने गाहे बगाहे वो किसी का दिल दुखा दे, किसी की दिल आज़ारी कर दे। इसलिए कोशिश ज़रूर करता हूँ और करते रहनी चाहिए इंसान को, इंसानियत की खिदमत की कोशिश। इसीलिए मैं किसी किस्म की तफरीक रखे बिना, ना ही वो मज़हब की होती है, ना ही वो नस्ल की होती है, ना ही वो फ़िक़्ह की होती है, मेरी कोशिश यही होती है कि अगर मैं किसी के काम आ सकूँ तो इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में ये जज्बा हर मुसलमान में होना चाहिए और इसका अजर ज़रूर आपको मिलता है। आपको पता भी नहीं होता और आपको इसका अजर मिल जाता है। एनीहाउ, आगे बढ़ते हैं इसी अच्छी बात के साथ। अब शामिल करेंगे बड़ी खबर। ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। कराची गुलिस्तान जौहर में खातून को खुलेआम हिरासा करने वाले शख्स का ताहाल कुछ पता ना चल सका। पुलिस खाके की तैयारी को अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है। आखिर इस केस की तहकीकात में पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, इस पर हम लाजमी बात करेंगे। इलेक्शन से पहले इलेक्शन, कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली। एमक्यूएम लंदन के कारिंदे फिर मुतहर्रिक। कोरंगी में एमक्यूएम कायद के हक में रैली निकाल दी। सिंध हुकूमत का क्रैकडाउन का फैसला, आला अफसरान को अहकामात दे दिए गए। पंजाब में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब का खतरा। दरियाई चनाब और रावी से मुंसलिक नालों में आइंदा 48 घंटे अहम करार। एनडीए में मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए कितना है तैयार, ये भी आज जानने की कोशिश करेंगे। और मिशन मईशत, बदतरीन माशी हालात में आवाम को उम्मीद देने की कोशिश। यकीन करें, मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। ये हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में डिस्कशन होगा। और इसके साथ साथ इस वक्त ट्विटर पर जो ट्वीट्स किए जा रहे हैं उस पर क्या अपडेट है, ये अब आपको बताएंगे। जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है वो जनाब गेमर्स 8 का है। तो आपको है वैसे गेम्स में इंटरेस्ट? आप खेलते हैं? बहुत ज्यादा, और उस जमाने से खेलते हैं जिस जमाने में वो टोकन वाली गेम्स आती थी। एग्जैक्टली। लेकिन अब गेम्स का जो है वो रुझान तब्दील हो चुका है। अब ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं और बड़े जबरदस्त टूर्नामेंट भी हो रहे हैं। और सहरिश, इस मुश्किल वक्त में जो है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारी मुश्किलात आई हुई हैं और एक बेहतरीन रिलीफ मिली है इस गेमर्स टूर्नामेंट
टूर्नामेंट के जरिए, जिसकी डिटेल आप बताएंगी। बिल्कुल जनाब, इस वक्त ये टॉप ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तानी गेमर्स ने जनाब कमाल कारकर्दगी दिखाई है और दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करके दिखाया है। टेकन 7 नेशंस कप में पाकिस्तान ने बेस्ट टेकन नेशन का टाइटल अपने नाम किया है। सऊदी अरब में होने वाली ई स्पोर्ट्स और गेमिंग फेस्टिवल में पाकिस्तानी गेमर्स की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी किया गया है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर तो यहाँ पे कारकर्दगी का मुजाहरा ना किया जाता तो मुझे बड़ी मायूसी होती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी स्पेशली अब तो खैर बच्चे भी ज़्यादातर टाइम गैजेट्स पे और अपने सिस्टम्स में गुजारते हैं, और अगर यहाँ भी कामयाब ना हो तो फिर तो बस क्या ही कह सकते हैं। नहीं, ये बड़ा ही मुश्किल टूर्नामेंट होता है। और अगर आप देखें तो हमने जनूबी कोरिया को बड़े टफ टाइम के साथ इस मैच में, जो फाइनल मैच हुआ है उसमें हमने हराया है। और यकीन करें, हमें ऐसा लगता है कि ये गेमिंग वो चल रही है जो कि हमारे बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन ये जिस प्रो लेवल की जो गेम है वो यकीन कीजिए कि बहुत ही टफ हो जाता है। जनूबी कोरिया के गेमर्स को शिकस्त दी है जो कि हल्के नहीं होते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आतिफ भट्ट, अरसलान और इमरान खान ने कौमी परचम लहराया है, और क्या जोश था, क्या वहां पर शोर था। ये आपको थोड़ा सा कुछ हमारे बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही होगी कि क्या वहां पर माहौल था। बड़ा सऊदी सरजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी है। बिल्कुल दूसरे ट्रेंड की तरफ आते हैं जो कि हैरी ब्रूक है। ये भी ट्रेंड में शामिल है। इंग्लिश बैट्समैन है, टेस्ट मैचेस में सबसे तेज 1000 रन मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए हैं। इसके साथ ही इंग्लिश टीम ने आखिरकार एशेज सीरीज में पहली फतह भी अपने नाम की है। हेडिंग्ले में खेले गए मैच में इंग्लैंड ने 3 विकेटों से मेहमान ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया को अब भी सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। क्रिकेट में कितना आपको इंटरेस्ट है ये भी बता दें। क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है कि अगर आपने पिछले PSL का सीजन देखा हो तो मैंने होस्ट किया था। खेलने में मैं पूछ रही हूं, खेलने में देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लड़का इस वक्त मौजूद होगा जिसने कभी क्रिकेट ना खेली हो। क्रिकेट एक वाहिद गेम ऐसा है जो कि तमाम लोगों को, तमाम मोहल्लों को एक ग्राउंड रूट रियलिटी को मिलाते हुए चलता है, और वो हर किसी को साथ लेकर चलता है। अगर आप देखें तो बचपन में जो है वो गलियों और मोहल्लों की बातें होती थी, तो एक मोहल्ले की दूसरे मोहल्ले से जो है वो मैचेस होते थे, फिर रमजान लीग्स होती थी, फिर हम पूरे नेशनल मैचेस जो हमारे शुरू हुए, फिर इंडिया पाकिस्तान का क्रेज। तो इस वजह से क्रिकेट तो सबने खेला है, हमने भी खेला है। बाय द वे आपके साथ मैं भी थी, लेकिन मैं क्रिकेट नहीं खेलती। अच्छा, आप क्रिकेट नहीं खेलती हैं? क्यों? मैं नहीं खेलती, लेकिन मुझे देखने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, ये देख लें, ये अपनी मर्जी से नहीं खेलती हैं, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि हमारी वुमेन्स टीम जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। नहीं, अच्छा परफॉर्म करती है। और लड़कियां, भाई कुड़ियां किसी से कम नहीं होती हैं। आप क्या समझते हैं कुड़ियों को? एनी हाउ, अब जनाब कुछ बात हो जाए सियासी माहौल की, तो कई सालों के बाद ये बड़ी खबर है, कराची की सियासत में ड्रामाई तब्दीली रोनमा हुई है, जिसके बाद सिंध हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है। और बाखबर ज़राए से कराची में MQM लंदन के खिलाफ बड़े पैमाने पर ट्रैक डाउन किए जाने की खबरें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं। इतवार की शाम को अचानक कोरंगी में बानी MQM के हक़ में रैली सड़कों पर आई। रैली के बाद हुकूमत सिंध परेशान है और बाखबर ज़राए ने कराची में ट्रैक डाउन की खबरें दी हैं। बताया जा रहा है कि रैली में शामिल अफराद को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कारिंदे करार देते हुए फौरी एक्शन का हुक्म दिया गया है। सिंध हुकूमत ने आला पुलिस अफसरान को कार्रवाइयों का हुक्म दे दिया है। और ये सिचुएशन है। सालिक इस वक्त में फ़हीम ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, सालिक से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सालिक। सालिक, आपको आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? सालिक बताइएगा, ये क्रैकडाउन के हवाले से ये जो फैसला किया गया है, क्या फैसले हुए हैं? जी बिल्कुल, ये इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त में कोरंगी का इलाका है 4 नंबर ज़मानाबाद, वहाँ पर एक रैली निकाली गई थी बानी MQM की हमायत में, जिसमें 40 से 50 अफराद शरीक थे, जबकि उस रैली में मोटरसाइकिल सवार अफराद भी मौजूद थे। जबकि कुछ लोगों ने निकाब और पहन रखा था, मास्क पहन रखा था, जबकि कुछ लोग जो है वो खुले चेहरे के साथ उस रैली में शरीक थे। जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों में खलबली मच गई थी कि रैली वहाँ से किस तरीके से निकली। वाज़ेह रहे कि बकर ईद के मौके पर भी कराची शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बानी MQM की जो हमायत में मुख्तलिफ मुकामात पर बैनर्स भी लगाए गए थे। जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है उन अफराद की तलाश भी कर रहे थे जिन्होंने ये बैनर्स लगाए थे। कराची की अहम चौराहों और सड़कों पर जो है ये बैनर्स लगाए गए थे ईद के मौके पर। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जब ये रैली निकली है तो कानून नाफिज करने वाले इदारे एक मरतबा फिर चौकन्ना हुए कि ये रैली कहाँ से निकली, किस तरीके से बरामद हुई। और ये रैली ज़मानाबाद कोरंगी 4 नंबर के इलाके से होती हुई छोटी सी डिस्टेंस तय किया,
रैली ने निकाला, लेकिन जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे और हुकूमत सिंध की जानिब से ज़राए ये बता रहे हैं कि हुकूमत सिंध की जानिब से कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात पर तंबीह दी गई है। उनको कहा गया है कि कराची शहर में मौजूद बानी MQM के जो जितने भी कारकुनान जो उनके जो हमदर्द मौजूद है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि गुज़िश्ता शाम से ही कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है, जिसमें अब तक मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में लिया गया है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि सिर्फ कोरंगी में नहीं, इसके अलावा मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, रंचो लाइन गार्डन और इसके अलावा जो फेडरल एरिया के जो इलाके हैं वहाँ पर भी रेड्स की गई हैं और वहाँ से कुछ लोगों को उठाया गया है। ज़राए का ये भी कहना है कि जो वीडियोज़ बनी हैं और इसके अलावा जो क्लोज सर्किट जो CCTV कैमराज उस इलाके में लगे हैं, उन CCTV फुटेजेस की मदद से जो है उन अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सालेक आपका, आपने बताया। और वाकई मैं सिर्फ एक लफ्ज़ से इख्तलाफ करूंगा यहाँ पर कि जी वो रैली नहीं थी, चंद लोगों का हुजूम था जिसके ऊपर जो है वो एक्टिव हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है ऐसा होना भी नहीं चाहिए जो हुआ। खैर एक और ख़बर ऐसी है नाज़रीन आपके साथ भी और सानिश आपके साथ भी शेयर करूंगा, जिसे शेयर करते हुए बड़ी शर्मिंदगी से महसूस होती है, लेकिन ख़बर है और काम है हमारा शेयर करना, तो आपके साथ ये शेयर करते चले कि चंद रोज़ पहले कराची गुलिस्तान जौहर में एक ओबाश नौजवान की गैर इखलाकी हरकत की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। सिंध पुलिस ने खातून से ज्यादती की कोशिश करने वाले मुलजिम के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल ये वीडियोस दुनिया भर में जगहसाई का बाइस तो बनी ही है, लेकिन ये लड़का कहां गया कोई नहीं जानता। मुतासरा खातून ने भी सामने आने से इनकार कर दिया है, जो कि बहुत ही मुनासिब बात भी है, क्योंकि गलती इस लड़के की है, इसके ऊपर मुतासरा खातून क्यों खामखा जगहसाई के लिए सामने आएंगी। हमारा माशरा भी इस चीज़ की इजाज़त खैर नहीं देता। अलबत्ता पुलिस ने रियासत की जानिब से शिकायत दर्ज की हैं और तलाश अब भी जारी है। सिंध पुलिस के SP ने अब तक गिरफ्तारी ना होने की वजह बताई। कहा तस्वीर तो वाज़े है, लेकिन मास्क के साथ अलबत्ता ये कंफर्म है कि ये शख्स 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही रिहायशी था। खैर ये एक बड़ी अच्छी बात है। सैरिश क्या में फहीम, अब सिचुएशन ये है कि इसका खाका जो तैयार किया गया वो 60% कहा जा रहा है कि उससे कुछ ये मुशाबत रखता है, लेकिन इसको पकड़ना वाकई मुश्किल है। इसने बड़ा तेजी से ये मतलब तेजी दिखाई है कि मास्क भी और बाइक पर नंबर प्लेट भी इसके नहीं था। जरूरी इस वक्त यही होता है कि आपको साइबर सिटी की कितनी शदीद जरूरत है यह पता चला। अगर यहाँ हमारे पास कराची भी सेफ सिटी कैम जो लाहौर में है वो होने चाहिए। अच्छा, इस वक्त हमें DSP नईम खान साहब ने ज्वाइन किया है। नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब आपके तजर्बे की बुनियाद पर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ये शख्स इसका गिरफ्त में आना बहुत जरूरी है ताकि ये नेक्स्ट टाइम को ऐसी हरकत ना कर सके। कितने चांसेस आपको लग रहे हैं कि ये पकड़ा जाएगा? नईम साहब आपको आवाज आ रही है? नईम साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? नईम साहब को मेरी आवाज आ रही है, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगी इस टेक्निकल डिफिकल्टी को जरा थोड़ा सा दूर किया जाए, फिर इनसे बात करते हैं। लेकिन फहीम ये वाकई बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, मतलब मर्द हजरात के लिए भी, कि मतलब एक तो समझ आती है कि किसी लड़की को छेड़ दिया, ये तो मतलब इन्होंने लिमिट ही क्रॉस कर दी ना। देखिए ये हरकतें हम रहते थे, लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों को जहनी मरीज जो है वो कहा जाता है। इस पर मेरे ख्याल में नईम साहब से जो है वो हम अब उनके जो मसले मसाइल थे टेक्निकल वो दूर हो चुके हैं। तो नईम साहब सवाल आपने सैरिश का सुन लिया था, जवाब देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। असल में ये जो मुलजिम है लड़का, ये अपने जुर्म से आगाह है और लिहाजा इसने अपने आप को रूपोश कर लिया है। और जिस तरह ये वायरल हुआ है काफी सोशल मीडिया पर, तो जो जुर्म करने के बाद लाजमी बात है वो आदमी कोई रूपोश हो गया है, कहीं ऐसी जगह छुप गया है। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि वो अपने गिरफ्तार नहीं होगा। पुलिस डे बाय डे अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है और उसके लिए जो भी टेक्निकल तरीके से और दूसरे वसाइल से इसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाल्लाह चूंकि ये जहाँ भी रहता होगा, ये किसी का बेटा होगा, किसी का भाई होगा। अगर कम्युनिटी पुलिस में अमूमन ऐसा होता है कि अगर वो लोग पुलिस के साथ कोई ताउन करें तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी इसको पकड़ने में। नईम साहब और मुझे एक बात ये बताइएगा कि ये अगर ये पकड़ा जाता है तो इस पर दफात कौन कौन सी लगेंगी? ये मुकदमा दर्ज जब होगा, ये तो इसके खिलाफ जो है वो जो मुकदमा कायम हुआ है, जो कि स्टेट ने अपनी तरफ से कायम किया है, उसी में इसको चालान किया जाएगा, उसी में ही इसके खिलाफ जो है एविडेंस इकट्ठी की जाएगी और उसकी चार्जशीट मुरतब करके अदालत में दी जाएगी। एक्चुअली इसमें अगर इसका बयान 164 का जो मुलजिम खुद एतराफ़ी बयान कहलाता है, अगर वो इसमें रिकॉर्ड कराने में कामयाब हो जाते हैं तो इसको
सज़ा हो सकती है। बिल्कुल नईम साहब, मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने यकीनन ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो सॉल्व किए होंगे खाके की बुनियाद पर, जो कि अभी तक कहा जा रहा है कि 60 से 70% तक मैच हो रहा है। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, जितना भी हमारे पास मौजूद है पूरे एरिया के, अगर सीसीटीवी फुटेजेस हम निकालें तो उसकी बाइक की निशानदेही की जा सकती है, क्योंकि उसकी बाइक एक बहुत ही अलग सी मुख्तलिफ सी नज़र आ रही है। इस पर आपकी क्या राय होगी? असल में ये इसका जो इन्वेस्टिगेशन जो तफ्तीश कर रहे हैं वो पहले ये दायरे कार बनाएं कि ये शख्स कहाँ से आया और किस रास्ते से वापस गया। अच्छा, उस तमाम रास्ते में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे मौजूद हैं उससे इसकी मजीद जो है मालूमात हासिल की जा सकती है, और किसी कैमरे से इसका बाइक का नंबर अगर आ जाता है तो वो बहुत आसान हो जाएगा इसको गिरफ्तार करना, क्योंकि उससे रजिस्ट्रेशन होगा, किसी के नाम तो वो होगी गाड़ी, चाहे इसके अपने नाम हो, इसके घर वालों के नाम हो। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो जो जहाँ से ये एक आधा किलो 1 किलोमीटर से जहाँ से भी ये आया है, जहाँ ये वापस गया है, उस अतराफ में कितने कैमरे मौजूद हैं, उन तमाम से मदद ली जा सकती है। उसके बाद ये काम आसान हो सकता है। तो नईम साहब, जो अभी स्टेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो दफात उसमें लगाई गई हैं, आपके ख्याल में अगर ये पकड़ा जाता है कितनी सज़ा इसको हो सकती है? सज़ा तो देखिए चालान जाने के बाद और इस पे सज़ा जब दी जा सकती है कि इसको अदालत के अंदर पेश किया जाए और इसके खिलाफ एविडेंस इकट्ठी की जाए और फिर उसको सबूत के तौर पर उसको चार्जशीट को और पेश किया अगर जाए। जैसा कि अभी हमने ये बात की कि जो मुतासरा खातून है वो नहीं इस पे फरीक बनना चाह रही, ये चीज़ इस केस को क्या कमज़ोर करेगी? हाँ, लाज़मी बात है, जिसके साथ ये वक़ुआ पेश आया है वो बिल्कुल सामने नहीं है। ये तो स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी तरफ से मुकदमा कायम किया है, लेकिन बहरहाल पहला अमल तो इसकी गिरफ्तारी का है, क्योंकि गिरफ्तारी की ही बात को इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकेगी। हम बता सकेंगे कि आया ये इसके खिलाफ जो है ये चार्जशीट किस तरह की मुरतब होती है, अदालत में जमा होती है और वहाँ इसको क्या सज़ा मिलती है। तो ये तो पहला ज़रूरी काम तो ये है कि इसकी गिरफ्तारी अमल में आ जाए। तो पुलिस वैसे यकीनन डे बाई डे इसको कर रही होगी और सीनियर अफसरान इसको मॉनिटर कर रहे होंगे। तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में कोई ना कोई रिजल्ट सामने आ जाएगा। और ये बाकी कैफे किरदार तक तो इसी तरह पहुंच सकता है इसमें कि ये अपना इतराफ़ी बयान उसमें दे मजिस्ट्रेट के सामने कि जी मैंने जुर्म किया है, मुझसे गलती हुई है, तो उसके बाद फिर इसके खिलाफ जो है केस सीट हो सकता है और सज़ा हो सकता है। एग्जैक्टली नईम साहब, मेरे ख्याल में यहाँ पर सारिश लोगों को भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि जिस घर से ये वीडियो आई है क्यों ना इसी वीडियो को बेस बनाते हुए, इसी घर को बेस बनाते हुए एक चेन बनाई जाए और फॉलो किया जाए हर शख्स के जरिए कि कौन कौन से कैमरे से ये फॉलो करते हुए गए हैं। तो जो आपकी कम्युनिटी सेक्टर की जो जिम्मेदारियां होती हैं वो भी पूरी हो जाएंगी और यकीनन किसी ना किसी मकाम पर जाकर इस शख्स का कोई ना कोई ठिकाना जो है वो ज़रूर पता चल सकेगा। बिल्कुल, इसमें नईम साहब आपकी राय क्या है? जी, मैंने तो आपसे अर्ज किया ना कि ये चूँकि वहीं से करीब का रिहायशी है और सडनली ये आया और वापस चला गया, दोबारा वही बात कि जहाँ से आया जहाँ से गया वहाँ कैमरे की तो बिल्कुल कुछ ना कुछ जाल बिछा होगा। अच्छा, उसके बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आवाम की है, कम्युनिटी पुलिस की है। अब लाज़मी बात है किसी का तो बेटा भाई तो ये होगा और किसी ने इसको आते जाते वहाँ कहीं देखा होगा, कहीं की रिहाइश रखी होगी, कहीं फ्लैट्सों में रहता होगा कहीं। तो इस वक्त आवाम को अपनी जिम्मेदारी वहाँ के जो लोकल इलाका है उसको निभानी पड़ेगी ताकि इसको गिरफ्तारी में आसानी हो सके। सही, बहुत शुक्रिया आपका। डीएसपी नईम खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और पर इंडिविजुअली हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरा कोऑपरेट करें पुलिस के साथ और ताकि इस तरह के जितने भी ये जहनी मरीज़ लोग हैं उनको पकड़ा जा सके, उनका इलाज हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और अब जनाब कुछ बात करते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रुमैसा खान की, जो कि जल्द फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रही हैं। फ़हीम, उनकी पहली मूवी आ रही है, इनकी पहली फिल्म है जो कि जुलाई में जॉन के नाम से सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। फिल्म में अदाकार आशिर वजाहत भी मरकजी किरदार जो है वो अदा करते हुए नजर आएंगे। इस वक्त मोइन जुबैर फिल्म की कास्ट के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी मोइन। जी बिल्कुल, 14 जुलाई को पाकिस्तानी सिनेमाओं में एक और फिल्म का इजाफा होने जा रहा है। इस फिल्म का नाम है जॉन। इस फिल्म की कास्ट में शामिल रुमैसा खान और आशिर वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनसे इस फिल्म के सफ़र के मुतालिक जानेंगे। फ़िल्म के बारे में बताइएगा। ट्रेलर में देखा हमने, ज़्यादा शूट मेरे ख्याल में कराची में ही हुआ है इसका, तो क्या इश्यूज़ भी कराची से मुतालिक ही हाईलाइट हुए हैं इसमें?
नहीं, कराची के इश्यूज़ तो नहीं है। इट्स जस्ट अ स्टोरी अबाउट दिस गाय क्रिश्चियन, जो कि क्रिश्चियन लड़का है, बड़ा मासूम सा, जो कि जॉन प्ले कर रहा है, तो ये ज़्यादा आपको बेहतर बताएंगे। बट इट्स नॉट अबाउट कराची प्रॉब्लम्स, बट हाँ थोड़ा बहुत कह सकते हैं, क्योंकि पूरा सब कराची में शूट हुआ है और कराची में ऐसे थोड़े बहुत मसले पास्ट में रह भी चुके हैं, थोड़ा क्राइम्स एंड एवरीथिंग हम ज़्यादा सुनने को मिलता है, और साथ में बस उसी का क्राइम थ्रिल मिक्स है, तो कहा जा सकता है ऐसा। अच्छा, ये बताएं, आपका लीडिंग रोल पहली बार है फिल्म में, तो रुमैसा के साथ कैसा एक्ट करना पसंद आया आपको? मतलब इजीली हो गया काम? जी बिल्कुल, आई थिंक रुमैसा और मेरी पहले 1-2 दिन में ही बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, और बहुत ही हमारी आई थिंक वो दोस्ती ने बड़ा हेल्प किया स्क्रीन पे इतने अच्छे सीन्स जो निकले हैं। एंड उसके बाद हमने 1-2 ड्रामे किए और उसमें हमारी बड़ी हेल्प हुई, क्योंकि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट साथ कर चुके थे जिसने हमारा बॉन्ड बना दिया था। बहुत अच्छा लगा रुमैसा का काम। रुमैसा, एक चीज़ बताएं, ट्रेलर मैंने देखा, उस ट्रेलर में आप उसको, आशिर को, जॉन को कुछ कहती हैं, यानी कि एक लड़का जिससे वो मोहब्बत करता है, वो अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है लड़की, और फिर लड़का, ट्रेलर में मैंने जितना देखा है, लड़का उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एफर्ट करना शुरू कर देता है। ऐसा ही है ट्रेलर में जो नज़र आ रहा है? हाँ, मतलब ये इससे काफ़ी हद तक आप पहुँच गए हैं, कुछ थोड़ा बहुत ऐसा ही है। लेकिन देखें, हमेशा लड़की की ख्वाहिश पे ही लड़का क्यों एफर्ट कर रहा होता है? कभी लड़का क्यों नहीं लड़की से कोई ख्वाहिश कर सकता जब कोई प्यार करता हो? नहीं, ऐसा किसने कहा? आप रियल ज़िंदगी में आए, मुझे तो लगता है कि लड़कियां तो फुल ऑन एफर्ट्स कर रही होती हैं लड़के के लिए, और फिर लड़के उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और फिर उसके बाद कुछ नहीं होता। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, नो ऑफेंस टू नो जेंडर, ऐसी बात नहीं है। आप दोनों साइड से एफर्ट्स होनी चाहिए, अगर एक साइड से होगी तो वो रिश्ता चलेगा नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोइन आपका। और अब कुछ जब फिल्मों की बात हो रही है तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की भी बात हो जाए, जो इस वक्त मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की लपेट में आ चुकी है। ये के बाद दीगरे, आपको बताऊं, मैं बड़ी एक मतलब समझ में नहीं आता कि ये इस मीडियम को, आर्ट्स के मीडियम को भी ऐसे क्यों यूज़ कर रहे हैं सैरिश। अच्छा, ये भारत में मुझे लगता है कि ये एक आम सी बात अब होती जा रही है। पॉलिटिक्स हो तो वहाँ पे यूज़ किया जाता है, मतलब कोशिश पूरी ये है कि वहाँ पे अक़लियत को जीने नहीं देना। बिल्कुल। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर मोदी की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियों की इस वक्त जो सम्राट है वो नज़र आ रहे हैं। यकीन बाद दीगरे मुसलमानों और इस्लामी अकायद के खिलाफ नफरत पर मबनी फिल्में रिलीज की जा रही है। इस हवाले से ताज़ा मजमून कोशिश की गई है वो संजय पूरन सिंह की फिल्म 72 हूरे हैं। बिल्कुल जी, और इससे पहले जो है ये जो एक सिलसिला है ये ना खत्म होने वाला सिलसिला बन गया है, क्योंकि पिछले 5 सालों में मोदी हुकूमत की 17 ऐसी फिल्में आ चुकी हैं, जिसकी शुरुआत कश्मीर फाइल्स से हुई थी, जिसमें यह बताया गया टोटल 360 डिग्री एजेंडा आपका दिखाया जा रहा है। उस मूवी के अंदर बताया ये गया है कि जी मुसलमान तशद्दुद कर रहे हैं। अच्छा, ये दिखाया जा रहा है, मतलब इतनी एंटी मुस्लिम मूवी जो आपने बना दी है। और फैज साहब को जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। खैर, उसके बाद केरला स्टोरीज जो है वो इसकी एक कड़ी बनी, और अब 72 हूरें बनाई गई है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपने इस्लाम को किस तरीके से बताना है। मोदी साहब एक अलग ही इस्लाम की तस्वीर पेश करना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो खाइफ हैं इस्लाम के तेजी के साथ जो फैलाव है उसका। और ये जो हम देखते हैं ना, इससे पहले जो स्वीडन में भी वाकया पेश आया है, ये एक साजिश है जिसका एक हिस्सा ये भी है। बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी अपनी जगह पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और इस वक्त जनाब इस फिल्म की कहानी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद झूठी और फरेब पर मबनी करार देकर फिल्म मेकर्स को तनबीह की थी कि वो फिल्म के आगाज़ में डिस्क्लेमर लगाएं और देखने वालों को बताएं कि फिल्म की कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद मोदी सरकार मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाने का सिलसिला जारी रखे हुए है। 2014 में मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में मुस्लिम मुखालिफ जज्बात में बतदरीज इजाफा हुआ है, और गुज़श्ता 5 सालों के दौरान बॉलीवुड ने 17 से ज़ायद मुसलमान मुखालिफ फिल्में रिलीज़ कर दी हैं। और अब ये शाखसाना एक आपके सामने भी 72 हो रहे हैं जनाब। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और अगर आप देखें और गौर करें तो आपको पता चलेगा पिछले 1-2 सालों से इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। खैर नाज़रीन, वक्त हुआ है एक वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होती है दुनिया बोल है में। इस पर यही चलता आ रहा है। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही अहम टॉपिक, संजीदा टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाह रही हूँ। बेऔलादी एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमारे यहाँ बहुत कम बात की जाती है, और जो बात की भी जाती है वो ख़वातीन के बांझपन से मुताल्लिक है। मर्दों की बात कोई नहीं करता। मर्द हज़रात टेस्ट करवाने से हिचकिचाते हैं और वो कोशिश करते हैं कि उनके हवाले से बात ना ही हो। जो मसला है इस खातून के साथ है,
नहीं बच्चे पैदा हो रहे दूसरी शादी करवा दें। इस हवाले से ताज़ा रिसर्च जो अभी सामने आई है, पाकिस्तान में 40 लाख से ज़ायद जोड़े बेऔलादी का सामना कर रहे हैं और इनमें बेशतर केसेस में मसला ख़वातीन के साथ नहीं मर्दों के साथ है। 40% मर्द इनफर्टिलिटी का शिकार हैं और इसी हवाले से वहीं आज हम बात करेंगे। एग्जैक्टली जी, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये एक टैबू बनता जा रहा है और हमारे यहाँ ख़ानदान की सोच ये है कि जी जो हमारा लड़का है ना ये तो बिल्कुल 100% 100% ऐसा है कि इसमें कुछ ऐब हो ही नहीं सकता। जो भी प्रॉब्लम है वो जो लड़की हम ब्याह के लेकर आए हैं उसमें है और इस टैबू को ही दूर करने के लिए आज हमारे साथ इसी फील्ड के एक्सपर्ट डॉक्टर हिलाल माहपुरी मौजूद हैं। हमारे बड़े ऑनर की बात है, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जब थोड़ी देर पहले वक्फे में हम आपसे बात कर रहे थे तो हमारे पास डाटा आया था कि जी 40% इस केसेस में मर्दों की तरफ से प्रॉब्लम आई है, तो आपने हमें टोका और करेक्ट करते हुए कहा कि 40 नहीं जी 70% केसेस में जो है वो मर्द जो है वो इस वजह से जो है बेऔलादी का शिकार हो जाता है वो जोड़ा। तो क्या ऐसे आपके पास डाटा मौजूद है और ये इस खबर को मर्द जो है वो ओन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए उसकी वजह जो है कि हमारे यहाँ जब बच्ची की शादी होती है तो उसके जो लॉज होते हैं उस अभी 6 महीने गुजरते नहीं हैं कि खुशखबरी नहीं आई। हाँ जी बिल्कुल। उस खुशखबरी के चक्कर में वो उन्होंने आस पास के जो डॉक्टर उनको दिखाना शुरू कर देते हैं और जो डॉक्टर हालांकि क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं जो पीजी प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती या उनके महसूस भी नहीं करते कि उनके हस्बैंड को बुलाएं। हस्बैंड नहीं आते कोई मसला नहीं है, आप आ जाइए। अब वो सालों 1 साल 2 साल लगा देते हैं कि जी आपका लेप्रो होगा, आपका हिस्टो होगा, आपका प्रोलेक्टिन होगा, FSH होगा, T4 होगा, T3 होगा, कुछ नहीं तो थायराइड की प्रॉब्लम, वो थायराइड को भी डाल देंगे उसके अंदर। ये करते करते साल 6 महीना खींच देते हैं। साल 6 महीना खींचने के बाद से उस वक्त तक नहीं देखते जब तक उसको पूरी कंप्लीट इन्वेस्टिगेट कर लें। जब थक हार गई उसके बाद से बुला लीजिए, अपने हस्बैंड को लाते। अब हस्बैंड को इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब हस्बैंड को इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चला कि मुझे एजोस्पर्मिया निकला। देयर इज टू टाइप। ये क्या है? हाँ, एजोस्पर्मिया जिसमें स्पर्म नहीं होते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, ठीक है। दूसरा होता है ओलिगोस्पर्मिया, लेस मोर्टेलिटी, लेस काउंट, लेस उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसकी तादाद कम होती है। इट कैन बी ट्रीटेड बाय द मेडिकेशन। सही, मेडिसिन से ये इलाज किया जा सकता है। एजोस्पर्मिया का है उसके अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं, या वेरिकोसील होगा जिसमें कोई ऐसा गुच्छा है जिसको टर्न करके वो आप आ नहीं रहा है एजुकेट के बाद, या तो इसकी वो ब्लॉकेज होगी या मैन्युफैक्चरिंग। अरे डॉक्टर साहब यहाँ मैं सॉरी आपको रोकूंगा माजरत के साथ। मैं चाहूँगा कि आवाम जो इस वक्त देख रही है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर आप बताएं कि जी ये मसाइल जो मर्दों में आ रहे हैं इनकी वजूहत क्या हैं और मर्दों को इस बात का एहसास, ये जो आपने बताया कि साल 1.5 साल तक औरत का इलाज हो गया फिर हुआ, तो क्या ये मुमकिन है कि इतनी दवाइयाँ खाने के बाद अब औरत में भी कोई बीमारी आ गई हो? क्योंकि 1.5 साल तक तो वो उस चीज़ का इलाज करा रही है, बीमारी उनमें आई नहीं। जहाँ तक मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस लास्ट 40 ईयर्स, 40 साल हो गए मुझे। ओनली इनफर्टिलिटी, नथिंग टू डू। तो इसके अंदर जो हमने अब तक देखा है औरतों के अंदर में ये देखिए, औरत का मामला क्या है। औरत को जिस तरह से चाहे आप अभी आपकी औरत को लेके जाइए डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहेगा ये जिम्मेदार। आप लेके जाइए किसी पीर साहब के पास, बोलेंगे ये जिम्मेदार, बोलेंगे नहीं इस पर किसी ने बंदिश की है। तो टैबू बन गया ना, ये तो हमारा बन गया, ऐसा नहीं है। हाँ, औरत देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो है कि लड़की जब शादी होकर दूसरे घर जाती है तो उसका एक नया माहौल मिलता है, नया घर मिलता है, नए लोग मिलते हैं, उसका उनके रहन सहन चेंज हो जाती है, मतलब खुराक पहनना सब चेंज होता है। तो वो डर के खौफजदा जब रहती है तो उसकी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती। मेडिकल साइंस में जब मैं जहाँ तक बताता हूँ कोई हार्मोनल एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। और हमारा जो डॉक्टर है माजरत के साथ वो हार्मोन इम्बैलेंस है, प्रोलेक्टिन नहीं है, ये हार्मोनस की जो चीज़ें होती हैं हार्मोन करते रहते हैं, वो करते 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 टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएगा, जिन मर्दों में इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं उसके सिम्टम्स क्या हैं? कोई सिम्टम नहीं है, कोई सिम्टम नहीं। जब तक हम उसका सीमेन एनालिसिस नहीं करा लें। उस सेहतमंद है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं, अदाकार हैं, सेहतमंद हैं, 2-2 3-3 शादी की है। उससे आप मशवरा ये देना चाह रहे हैं कि जैसे 6 महीने के बाद लड़की पर जब प्रेशर डाला जाता है कि तुमने अभी तक कंसीव क्यों नहीं किया, तो उसी वक्त अपने बेटे से भी कहें कि वो भी अपना टेस्ट कराए, एक साथ जाएं, बगैर एक साथ जाएं। उसलिए देखिए ना, अगर औरत जिम्मेदार है तो शादी की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, इस पे मैं एक चीज़ और आपसे तजवीज़ भी चाहूँगा और इसके लिए जो है वो हम कोशिश करेंगे कि हमारे साथ जब कोई उलमा हज़रात मौजूद हो उनसे भी ये सवाल करें, आपसे भी इसका जवाब चाहूँगा बहैसियत डॉक्टर तक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे थायराइड का टेस्ट अब शादी से पहले होता है
इसलिए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि औलाद पे कोई असर ना हो, ये मुमकिन हो गया है। अब ज्यादातर लोग थायराइड का टेस्ट करवा रहे हैं, तो ये जो टेस्ट है ये शादी से पहले क्यों नहीं हो सकता? देखिए जी, हमारे पास जो लोग पेशेंट आते हैं, IVF फेल हो गया, XC फेल हो गया, IUI फेल हो गया, जितने प्रोसीजर है राजुल वक्त वो सब कराने के बाद हमारे पास आते हैं। उससे पहले मैं पहली बात को 3 साल का केस लेता नहीं, मैं 3 साल का केस नीचे नहीं लेता, इसलिए लेता कि अभी तो 3 साल, अभी तो एडजस्ट होने दो। अभी लेकिन डॉक्टर साहब इसमें एज फैक्टर भी तो बहुत मैटर करता है। अगर एक औरत की एज 40 साल अगर की 40 है तो हम सारे हर्बे इस्तेमाल कर चुकी है। 40 को अगर है तो हम 40 को अटेंड कर लेंगे। अच्छा, हाँ, 20, 22, 25 को 30 को ले लेंगे। अच्छी बात है। फिर 40 को हम 39, 38 को ले लेंगे। इसलिए कि 39, 38 का जो पेशेंट होता है, खवातीन औरत होती है जो डॉक्टर पास जाती होती है, तो आपको तो मेनोपॉज़ल सिंड्रोम है, अब तो प्रॉब्लम है, आपको तो ये हो जाएगा, ऐसा होता कुछ भी नहीं, तो अल्लाह का काम है। बेशक यही औरतें हैं, आप जाइए झुग्गियों में जाके देख लीजिए, उन्हें खाना में ऐसा नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को जगह नहीं, उसकी कोई चीज़ नहीं, उसके ज़रूर 5 से 6 बच्चे मिलेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आपने बताया कि सिम्टम्स इसमें कोई नहीं होते, ये ठीक है, जब तक इन्वेस्टिगेट हम ना कर ले सिम्टम, हाँ बिल्कुल, तब तक पता नहीं चलता। तो इसकी वजूहात क्या होती है, क्या आप ये बता कोई सकते हैं? वजूहात नहीं, कोई वजूहात नहीं, कोई बज़ाहिर वजूहात नहीं, कोई नहीं, अल्लाह की मर्जी है, कोई वजूहात डॉक्टर नहीं। साहब एक यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा मुझे आप गाइड कीजिएगा। अभी हम ये अक्सर हमारे पास खवातीन डॉक्टर्स भी आती हैं जो कि इनफर्टिलिटी पे बात करती हैं, जो कहती हैं कि जी जंक फूड का इस्तेमाल, चिकन का इतना ज़्यादा इस्तेमाल जो कि हार्मोन्स को डिसबैलेंस कर रहा है और इनफर्टिलिटी की वजह बन रहा है। क्या ये चीज़ मर्दों में नहीं इफेक्ट कर रही? किसी चीज़ का कुछ ताल्लुक नहीं है। देखिए, मेरे पास एक गायनिकोलॉजिस्ट आई, ठीक है, उसकी हार्मोन इम्बैलेंस थी, उसका FSH लो था, AMH बढ़ा हुआ था, उसके फॉलिकल बनते नहीं थे, ओवुलेशन प्रॉपर होती नहीं थी, अंडे जिसको उर्दू में कहते हैं, ओवुलेशन होते नहीं थे, फॉलिकल बनते नहीं थे, ट्यूब ब्लॉकेज, ये सब चलता रहा। उसके हस्बैंड जो था वो डॉक्टर नहीं था, एक बिजनेसमैन था। उसने जनाब अली उसका टेस्ट कराया तो उसका स्पर्म के अंदर रैपिड लीनियर प्रोग्रेशन उसका 0 था। तो वो IVF, XC सब ट्राई करके आ गए थे। तो मुझसे डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर आपको पता है कि चिकन नहीं खाना चाहिए खवातीन को, इसलिए हमारा हार्मोन इम्बैलेंस है। तो मैंने उनको 3 महीने के लिए लिख के दिया, आपका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, आई कैन गिव, मैं सबूत दिखा सकता हूँ। मैंने 3 महीने कहा कि आपने खट्टी चीज़ खाएं, चिकन खाएं, कढ़ाई गोश्त खाएं और ये खाएं, जितनी चीज़ें लिख के दिया, 3 माह के बाद आइएगा। आफ्टर 3 मंथ कंसीव कैसे कर लिया उसने? वेरी गुड। मतलब ये जो अभी आपने उनके हस्बैंड की प्रॉब्लम बताई है, ये प्रॉब्लम क्या किसी वजह से होती है, नेचुरली होती है? सेहतमंद आदमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपसे सवाल, आप जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दे दीजिएगा, वरना ना दीजिएगा। मैं जानना चाहूंगा कि अब तक आपने कितने पेशेंट्स का एक आइडियली इलाज किया और सक्सेस रेशियो, क्योंकि जो आवाम इस वक्त हमें देख रही है उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अल्लाह ताला की जानिब से इस औलाद की नेमत को जो है वो हासिल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। मैं सिर्फ करता हूँ सिर्फ यही पेशेंट, ठीक है, और पूरी दुनिया से लोग मेरे पास हैं। और फेसबुक पे देख लीजिए, रोज़ाना 1 ना 1, 2, 3 हमारा जो सक्सेस रेट होता है उसमें आता रहता है। माशाल्लाह भी आपके इंटरनेशनल टूर्स भी हैं, अमेरिका भी आप जा रहे हैं? अभी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। और मैंने 15 साल जाके क्लिनिक किया है बाहर जाकर के, हर एवरी आफ्टर 3 मंथ 4 मंथ जाके किया है। अच्छा, मेरे ज़हन में एक सवाल और आ रहा है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने ये सुना था कहीं से। ज़ाहिर है इंसान जब सुनता है तो उसको ये होता है कि एटलीस्ट अगर किसी की मदद हो सकती है तो मेरे शायद सवाल पूछने से उनको जवाब मिल जाए। हर्नियों का ऑपरेशन कितना लिंक्ड है मर्द में इनफर्टिलिटी के साथ? क्योंकि मैंने ये सुना है कि कुछ अगर डॉक्टर गलत कुछ कर दे, काट पीट, तो ये सिलसिला रुक जाता है कि फिर आपके स्पर्म्स जनरेट नहीं होते। मेरे पास हर्निया के ऑपरेशन के काफ़ी पेशेंट आए, उसमें आपकी बात आई डू एग्री कि कुछ ऐसे हैं जिनके स्पर्म ख़त्म हो गए हैं, कुछ ऐसे हैं कि उनका कोई इलाज नहीं है। अब है नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ना, वो चीज़ वहाँ से स्पर्म कॉर्ड वगैरह जो आगे से आगे कट गई, तो फिर कहाँ से होगा? तो ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात है। मेरे डॉक्टर्स खेल रहे हैं इस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, कभी हो जाता है ऐसा, वो कभी हो गया, लेकिन नादिर शादिर हो जाती हैं चीज़ें मेरे ख्याल में। मैंने जो जितने केसेस देखे हैं, मेरे जितने यूरोलॉजिस्ट के केसेस देखे ना, ऐसा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपसे रब्ता किस तरीके से किया जा सकता है? रब्ता मेरा ये है कि गूगल पे मेरा नाम लिखें, बिल्कुल एड्रेस पेज आ जाएगा और उस पेज के ऊपर जो है वो एड्रेस मिल जाएगा, किया जा सकता है। मेडिसिन कितनी महंगी होती है जो कि इस इलाज की है? देखिए, कोई इलाज की महंगी मेडिसिन नहीं, कोई। देखिए, इसमें 2 बात चीज़ें हैं इसके अंदर है। तो वो चीज़ काउंसलिंग, सही, डॉक्टर देता है कि ट्रीटमेंट लीजिए, ये कंसीविंग दवा है। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर कंसीविंग दवा है तो शादी क्यों हुई, क्यों नहीं कंसीविंग दवा पहले दे दी गई इसको? सही।
इसमें काउंसलिंग होती है। ठीक है, चलें जी, काउंसलिंग बहुत मैटर करती है और बिल्कुल डॉक्टर साहब से रब्ता करना भी इतना मुश्किल नहीं, गूगल हमारे पास है। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, अभी कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ है, पाकिस्तानी खातून है अदीना जमशेद, इन्होंने डिज़ाइन किया एक फैब्रिक और उसको, इस एजाज़ को अपने नाम किया है। उनके डिज़ाइन को दुनिया भर में पजीराई मिल रही है। अदीना जमशेद लाहौर के नेशनल आर्ट्स कॉलेज के आर्ट डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन के बाद फैब्रिक डिज़ाइन की फील्ड से मुंसलिक है और ये एजाज़ भी हासिल है कि अदीना ने पहला पाकिस्तानी एंटी माइक्रोबियल फैब्रिक भी ये डिज़ाइन कर दिया है और अदीना जमशेद इस वक्त हमारे साथ में है। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अदीना से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदीना कैसी हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये एजाज़ अपने नाम करने के बाद आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही हैं, और ये जो फैब्रिक जिसके ऊपर आपको एजाज़ मिला है, मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के लिए आप इसे थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिए कि ये क्या है और किस काम आता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदीना जमशेद है। बेसिकली जो मैंने फैब्रिक डिज़ाइन किया है, ये एक ऐसा फैब्रिक है जो हमें वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, क्योंकि हम सबको पता है आने वाले दौर में माइक्रोबियल एक्टिविटी कितनी बढ़ चुकी है। कोरोना के टाइम पे हमें इस रियलिटी ने हिट किया था कि कितनी ज़रूरत है हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की। एक ना दिखने वाला वायरस इतने बड़े दिखने वाले इंसानों की जब जान ले सकता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वायरस जो हैं, ये बैक्टीरियाज जो हैं, ये स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। और अब हम ह्यूमंस को जिनेवा पिग की तरह कब तक ट्रीट करेंगे? इट्स हाई टाइम कि जो हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, जो अपैरल, हम उस पर काम करना शुरू करें ताकि लोगों को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जा सके। तो कैसे प्रोटेक्शन मिलती है इस फैब्रिक से? इस फैब्रिक से इस तरीके से प्रोटेक्शन मिलती है कि ये जो फैब्रिक तैयार किया गया, इसके अंदर स्पेशल लाइंस हैं जो कि किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या माइक्रो को विद इन 0.8 नैनो सेकेंड्स उस रिएक्टिव ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके गिरा देते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा अदीना, मैं थोड़ा सा इस बारे में और जानना चाहूँगा क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की, और अगर ये इन्वेंशन है तो ये तारीख के लिए एक बहुत ही बड़ा इन्वेंशन करार दिया जाएगा आफ्टर पेंडेमिक। मुझे बताइएगा, जिस तरह से मास्क की कैटेगरीज होती हैं, एक मास्क आता है जी आपको 70% प्रोटेक्शन देता है, 80% N95 आता है वो आपको 99% प्रोटेक्शन देता है, ये फैब्रिक कितने % पे जज किया गया है? वेल, जब हमने इस फैब्रिक की टेस्टिंग की थी तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्राउड टू से दिस कि ये आपको 99.9% प्रोटेक्शन देता है और आफ्टर like 100 to 200 washes इसकी एफिकेसी स्टिल 99% है तो आपको प्रोटेक्शन देने की। और ये कोई डिस्पोजेबल फैब्रिक नहीं है, ये रीयूजेबल फैब्रिक है। अब 2 से 3 साल तक। अदीना, ये आ जाता है कि 2 से 3 साल तक प्रोटेक्शन तो आपको मिलेगी, पर ये कॉस्टली कितना है? वेल, क्योंकि ये एक इनिशियल प्रोजेक्ट था तो इसको बनाने में उस टाइम कॉस्ट ज़्यादा लगी थी, लेकिन अब जिस तरह ये मैस प्रोडक्शन में चला गया तो इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ये कमाई की नीयत से नहीं बनाया गया, ये लोगों की खिदमत की नीयत से बनाया गया है। भाई वाह, बहुत ही ज़बरदस्त बात आपने की। और आपको पता है कि क्योंकि सहरिश जो हैं वो बतौर खातून, इसीलिए उन्होंने पैसों के बारे में पूछ लिया क्योंकि उन्हें शॉपिंग पे जाना होगा और ख़रीदना होगा, तो उन्होंने कहा पता कर। और भी सोच रही फ़हीम कि मार्केट में कब अवेलेबल होगा, क्योंकि आए कुछ वक्त गुजरता है, एक नया वेरिएंट आ जाता है, कभी कोई वायरस कभी कोई वायरस, और एक परेशानी होती है कि अब इससे बचना कैसे है। तो ये मार्केट में कब तक अवेलेबल होगा? इंशाल्लाह इस फैब्रिक ने इंटरनेशनल टेस्टिंग, इंटरनेशनल लेबॉर्ट्री टेस्टिंग दोनों पास कर लिए। सूनर आपको ये मार्केट में नज़र आएगा, क्योंकि हम इसके एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे थे कि मैक्सिमम प्रोटेक्शन दी जाए, क्योंकि इस टाइम पे मकसद सिर्फ लॉन्च करना नहीं है, लोगों को अल्टीमेट प्रोटेक्शन देना है, हिफाजत देना है। वी आर नॉट जस्ट सेलिंग द फैब्रिक, वी आर सेलिंग द ट्रस्ट। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि जब लोगों तक ये पहुँचे तो उनका एतमाद इस पर डेवलप हो और मैक्सिमम प्रोटेक्शन हम इर्द गिर्द अब ना सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि बैरून मुल्क भी प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, एक मैं ज़रा एज अ कंज्यूमर के हवाले से एक सवाल मेरे जहन में आया कि भाई ये फैब्रिक जो है, जब मैं ख़रीद रहा हूँ तो इस किस्म के फैब्रिक से तो मास्क ही बनते आए हैं, अब इस फैब्रिक से हम क्या क्या बना सकते हैं? ये कपड़े बनाने के काम आ जाएगा या सिर्फ मास्क ही बना रहा है? ये जो फैब्रिक है ये मैंने मास्क के लिए नहीं बनाया। हाँ, ये इंटायरली डिफरेंट फैब्रिक है। मेरा टारगेट ऑडियंस जो स्टार्ट में, क्योंकि मुझे इस फैब्रिक की एफिकेसी को देखना था कि ये फैब्रिक कितना ज़्यादा आपको मौसर प्रोटेक्शन दे सकता है, तो इसके लिए मैंने इसको हॉस्पिटल्स में टेस्ट किया, बच्चों के साथ टेस्ट किया, क्योंकि हमारे पास सबसे सेंसिटिव जो हमारी पूरी इन्वायरमेंट के अंदर एक स्पीसी है वो बच्चे हैं। तो मैंने बच्चों के लिए ये फैब्रिक क्रिएट करवाया सेंसिटिविटी को देखते हुए। जब मेरा ये फैब्रिक क्रिएट हो गया
तो मैंने हॉस्पिटल्स में डिफरेंट हॉस्पिटल्स जिसमें सर्विसेज है, निश्तर है, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया ताकि इसकी टेस्टिंग हो सके। आफ्टर टेस्टिंग मैंने सप्लाई की और बच्चों को पहनाने के बाद फिर से टेस्टिंग की कि आखिर इसने कितनी अपनी एक्टिविटी शो यानी कि नॉर्मली जो पाकिस्तानी कल्चर के मुताबिक जो हमारा शलवार कमीज का ड्रेस है वो इस फैब्रिक से बन सकता है और उसको इजीली सिया भी जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल इजीली सिया जा सकता है। मैंने खुद हॉस्पिटल्स में बच्चों के लिए स्क्रब्स और बेडशीट प्रोवाइड की क्योंकि बच्चे बहुत एक खौफ का एनवायरनमेंट, वैसे ही हम में से कोई बड़ा भी हॉस्पिटल जाए तो हमारी साइकोग्राफिक्स बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं, हमें कोफ्त होना शुरू हो जाती है हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट से। तो मैंने बच्चों के लिए इसके ऊपर पैटर्न्स डिज़ाइन किए और मकसद ये था कि उनकी कलर साइकोलॉजी भी हो और साइड बाय साइड हमें इस फैब्रिक की एफिकेसी का भी पता लगे। और ये वॉश नॉर्मली जैसा नॉर्मली कपड़े होते हैं किसी भी सर्फ से आप इसको धो सकते हैं। जी जी, आराम से किसी भी सर्फ से आप इसको धो सकते हैं। पहले हॉस्पिटल में वॉशिंग 3 टाइम्स होती थी जो भी बेडशीट प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस फैब्रिक से आपका पानी भी सेव होता है क्योंकि आपको एक दफ़ा धोना पड़ता है एंड इट्स क्लीन। और ये हमने हॉस्पिटल्स में सप्लाई करके वहाँ पे अराउंड 1 मंथ बिछा के देन वापस से लैब टेस्टिंग की है कि आखिर कितनी एफिकेसी इसने शो की है, जरासीम मारे भी हैं कि नहीं मारे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी प्राउड कि इसने उस टेस्टिंग में भी 99.9%। वेरी गुड जी, बहुत ज़बरदस्त अदीना, हमारी जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह करे कि ये प्रोडक्ट बहुत ही जल्द जो है वो मार्केट में आए और पैसों के हवाले से भी आवाम की पहुंच से बाहर ना रहे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं अदीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ बच्चों की हो रही थी और हम और आप मुस्तकबिल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि बच्चों पे भी इस चीज़ को टेस्ट कर लिया गया है और बहुत ही एक अच्छी चीज़ जो है वो सामने आ गई है। मैं आपसे अब एक आखिरी सवाल यही पूछना चाहूँगा कि थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे पूछा था आवाम के लिए कि आपका एक सक्सेस रेशियो परसेंटेज में एक आइडियली वो क्या है, क्योंकि आवाम जो है वो आपसे रब्ता करना चाह रही है और वो इसी बेस के ऊपर जज करते हैं, जैसा कि आप बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में भी बता चुके होंगे और अपनी सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो सब शेयर करते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कितने % जो है वो सक्सेस रेट? मैं इसमें कभी इसको गौर भी नहीं किया कि जो इतनी बड़ी तादाद मेरे पास एक आइडियली काफ़ी है 80 से 90%। हाँ तकरीबन 80 से 90% जो है वो आपका सक्सेस रेट रहा है। सारी अच्छा, कोई ऐसी स्टेज होती है कि जिस पे आप फिर पेशेंट को नहीं लेते कि नहीं? हाँ, वो बता दें क्या है। एक तो ये कि 40 अबव हो और उसको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं, इन्वेस्टिगेट में देखते हैं कि इसकी ओवल्यूशन की क्या पोजीशन है। सही। ओवल्यूशन अगर मान लीजिए कि फॉलिकल स्मॉलर है तो उसको हम कुछ काउंसलिंग करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। अगर वो ग्रो कर गया तो हम आगे चलते हैं, वरना हम मना करके उनको फिर एडवाइस करते हैं कि बेटर गो फॉर IVF। आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर कोई खातून है जिसके फॉलिकल्स वीक हैं या छोटे बनते हैं, कंसीव नहीं कर पा रही, या कोई मर्द है जिसके स्पर्म्स की स्पीड इस काबिल नहीं है कि वो कंसीव करवा सके, ये बिल्कुल ये लोग आते हैं। कोई ऐसा बेसिक मशवरा जो कि एक डेली रूटीन लाइफ के लिए बड़ा अच्छा हो देना चाहें तो दे सकते हैं आप? पहली चीज़ तो ये कि इसमें ख़वातीन के लिए है कि वो अब प्रॉपर तरीके से अल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलते हुए अपने शौहर को पूरा वक्त देने की कोशिश करें। ठीक है। जितना ज़्यादा टाइम देगी उसको कंसंट्रेशन होगा, उस पर जो है उसको डेवलपमेंट होगा, उस चीज़ से फॉलिकल ग्रो करेंगे। मेडिसिन से तो घर तो जाएंगे लेकिन आर्टिफिशियल है वो रैप्चर नहीं होंगे, फिर बाद में हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं। और मर्दों के लिए? मर्दों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं। मर्दों के ये बता दें ये खा लें आप, वो गरीब और मर्दों के लिए सिर्फ एक मशवरा, ख़वातीन की ख्वाहिशात पूरी करें सारी। बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है और सारी आपको भी पता चल गया है और डॉक्टर साहब के नहीं, मैंने ज़्यादा मुफीद मशवरा दिया। हाँ, आपका पैसे खर्चे मर्द हजरात, तो ख़वातीन भी खुश रहेंगी, जब मेंटली वो रिलैक्स होंगी तो कंसीव भी करेंगी। एक ब्रेक लेते हैं इसी अच्छी बात के साथ। मर्दों के पैसे गए, ये अच्छी बात ना हुई। मिलते आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। वेलकम बैक नाज़रीन, और आपने हमें फ्रेम में, मास्टर फ्रेम में देख लिया होगा। बड़े ज़बरदस्त मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वजाहत योगी हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे
कि हमें फिट कैसे रहना है, हमारी तोंद ना निकले, हम मोटे ना हो और बिल्कुल शेप में बॉडी तरह जो है ना हमारी। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि मैं ट्राउजर पहनकर क्यों नहीं आया, क्योंकि मैं फॉलो नहीं कर पाऊंगा उनके इंस्ट्रक्शंस। लेकिन मौसम की बात भी करनी है। बिल्कुल जी, मौसम बहुत जरूरी है क्योंकि नाजरीन मुल्क भर में मानसून का दूसरा स्पेल जो है वो एक दिन के वक्फे के बाद आज फिर बरसने को तैयार हो गया है। तो जी चाय समोसे पकौड़े शकौड़े जो भी आपने बनवाने बनवा लीजिए। नहीं 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 फहीम, लाहौर में तो बुरी हालत हुई है, 30 साल रिकॉर्ड टूटा है वहां, तो मेरा ख्याल है समोसे पकौड़े भी बह गए होंगे। तो दरियाई चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, नारोवाल में सैलाब का खतरा है, अलर्ट जारी हो गया। फिर ऐसे में भारत ने भी दहशतगर्दी की, अभी पानी छोड़ दिया है। बस जी ये तो बस जब भारत पता नहीं कब सुधरेगा। खैर मानसून का दूसरा ताकतवर स्पेल भारतीय मगरबी और पाकिस्तान मशरकी इलाकों में शदीद बरसा है जी। कल इतवार एक दिन का वक्फा रहा, आज से फिर से मानसून जो है वो शुरू हो गया। सैरिश ये बारिशें जाहिर सी बात है बारान रहमत होती है, बरसती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई खास इस चीज़ का निज़ाम नहीं है। क्या वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है? अल्लाह जाने। अच्छा मुझे इतना गुस्सा आता है कि और ऑलरेडी फोरकास्ट हो जाता है और फिर जब कुछ ऐसा होता है जी ये तो तवक्कुआत से कुछ बढ़ के था, तो बस अब क्या करते, तैयार तो थे। ऐसी बातें होती हैं तो इंसान सर पीट ले अपना। नहीं आओ, अभी लाहौर में इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, उसके बाद कराची में खैर हल्की फुल्की अभी फिलहाल हुई है, लेकिन हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं कि कुछ पहले से इंतजाम किए जा रहे हैं, हो क्या रहा है, क्योंकि अभी तो मानसून चलना है अगस्त तक। तो खुरम ने हमें ज्वाइन किया है इस वक्त लाहौर से, मरियम हसन हमारे साथ कराची से मौजूद है। पहले खुरम आपकी तरफ आते हैं, लाहौर में सिचुएशन क्या है? अच्छा बिल्कुल सैरिश, गुज़िश्ता कई रोज़ से शहर लाहौर में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी था। प्री मानसून स्पेल जो है वो दाखिल हुआ था, उसके बाद लाहौर में काफ़ी वो मुतासिर हुए, कई अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई, छतें गिरी घरों की, और कोई इकदाम जो है वो खातर ख्वाह जो नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब क्योंकि नई 2 दिन की नवीद सुनाई है कि 2 दिन तक बारिश जो है वो लाहौर में इम्कानात नहीं है, उसके बाद जो है दोबारा जो है वो स्पेल दाखिल होगा लाहौर में। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल आइंदा 48 घंटों में बारिश जो है वो इम्कान नहीं बताया जा रहा है कि बारिश लाहौर में होगी, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसके बाद दोबारा प्रेडिक्शन की जा रही है कि बारिश जो है वो सिलसिला शुरू होगा, लेकिन हमें कोई इंतज़ामिया, कोई ज़िला इंतज़ामिया, वासा, कोई भी डिपार्टमेंट हमें कहीं भी मुतहरिक होता दिखाई नहीं दे रहा। वहाब रियाज अलबत्ता वाइट कलर के लॉन्ग शूज पहने हमें जरूर सड़कों पर नजर आए थे खुरम, और उसके बाद वो धक्का भी सुना लगाया, उन्होंने गाड़ियों को पानी भी उड़ाया, और वो वजीर खेल कैसे बने इसकी दास्तान तो मैं सुना ही चुका हूँ। क्या वो दोबारा नजर आए हैं या फिर अभी भी बस गायब हो गए? वो नहीं, अब तो फिलहाल वो अपने घरों में ही महफूज हैं और चले गए हैं। अब जैसे ही बारिश दोबारा होगी तो उन्होंने फोटो सेशन के लिए दोबारा बाहर आना है, क्योंकि सोशल मीडिया दौर है, मीडिया का दौर है, कैमरामैन लेके घूम रहे हैं, पिक्चर्स जो हैं वो वायरल करवानी होती है। एग्जैक्टली ये जरूरी हो गया है इनके लिए। खैर कराची के मौसम के बारे में भी बात कर लेते हैं। मरियम कराची के बारे में बताइएगा। हर रोज सुबह उठते हैं, बारिश का इंतजार करते हैं और फिर इसी उम्मीद के साथ सो जाते हैं कि शायद मेघा कल बरसेगी, आज नहीं। क्या आपके पास इतलात हैं? देखिए, जो मानसून का सिस्टम सिंध में दाखिल हुआ था और जिसके नतीजे में 10 जुलाई तक जो है बारिशें होनी थी, अब वो सिस्टम जो है यहाँ से निकलना शुरू हो गया है, जिसके बाद कराची में अब मज़ीद बारिश का कोई इम्कान जो है वो जाहिर नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता इस सिस्टम के ज़ेरे असर जो है सिंध में जो है, अंदरून सिंध में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने में आई है। नंगर पारकर, उमरकोट, थर पारकर, सक्खर समेत जो है दीगर इलाकों में अच्छी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई, लेकिन कराची में मैक्सिमम बारिश जो है वो सिर्फ 22 मिलीमीटर जो है वो रिकॉर्ड की गई, और उससे ज़्यादा जो है शहर कायद में कहीं पर भी जो है बारिश देखने में नहीं। अलबत्ता शहर के मज़ाफ़ात में बहरिया टाउन, नूरियाबाद और अतराफ़ में जो है मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है गुज़िश्ता 2 दिन जारी रहा, लेकिन अब सिस्टम जो है वो शहर से निकल चुका है, जिसके बाद अब शहर का जो मौसम है वो अभी भी गर्म और मरतूब बताया जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक। यानी समुद्री हवाएं बहाल होने का कोई इम्कान है, हब्स बहुत ज़्यादा है, जिसके बाद शहर में गर्मी की शिद्दत। हाँ, मानसून सीजन जाने के बाद जो है वो हवाएं तो वापस आ जाएंगी, लेकिन अब जो बारिश की आखिरी उम्मीद थी वो भी चली गई। जाहिर किया गया है। ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद रही, और खुरम मलिक आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मिलवेशन से आगाह किया। तो बल्ला रहम करे बस कि बारिशें अगर पंजाब साइड पे बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो इस पर उन्होंने बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है, खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि ये फ्लड इससे फिर आने का खतरा भी होता है। हुकूमत की तो फिर अल्लाह खैर करे, बस ये बारिश जो है वो रहमत की बारिश हो और लोगों के लिए जहमत जो है वो ना बने। बाकी
अल्लाह मालिक है, अगर हुकूमती नुमाइंदगान सुन रहे हैं, देख रहे हैं और जाहिर सी बात है फ़ोटो सेशन भी करवा ही रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजाम भी कर लीजिए सर। कितनी मरतबा मतलब सालों से देखते आ रहे हैं, वही लक्ष्मी चौक है, वही लंबे वाले जूते हैं, वही तस्वीरें और वही दाएँ बाएँ खब्बे सज्जे वही लोग हैं। बस खैर आगे बढ़ते हैं। अब भाई बात ये है फ़हीम कि हम लोग पता नहीं क्यों वर्जिश को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। बेशतर जो लोग हैं वो लोग बैठ के काम करते हैं सिस्टम्स के आगे, और बस बैठते हैं, उनकी तोंदें निकल जाती हैं। पैसे भी उसी में बन रहे हैं, बताओ। पैसे बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, और ये नहीं पता कि अगर सेहत खराब होगी तो पैसे यूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा, बस जमा होते रहेंगे, तंदुरुस्ती कोई और करेगा। ऐसा ही है सरिश। और जहां तक आपने बात की है, अब मैं खुद भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया हूँ, तो जी योगी बाबा हमारे सबके फेवरेट बेहतरीन, जिन्होंने मीडिया पर आकर के पाकिस्तान में पहली मरतबा बताया कि जी ये जो काम है, ये एक्सरसाइज जो है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ना कि सिर्फ इंडिया में बैठ के जो है ये एक्सरसाइज हो सकती है, पूरी दुनिया में हो सकती है। वजाहत डॉक्टर वजाहत योगी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो बाबा जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सारी जो मामलात हैं, बकरा ईद आ चुकी है, बहुत सारे लोगों ने फ्री का गोश्त जो है वो ये अपना पेट नहीं समझ के खाया, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा, ऐसे आपके पास ओबेसिटी को लेकर के तोन वाले सवाल तो बहुत आते होंगे, लोग भी बहुत आते होंगे, पर योगी जो आप जो आसन हैं, ये आसन बेसिकली फिटनेस के लिए, ब्रीदिंग के लिए ये कितना ज़रूरी है बताएं, क्योंकि लोगों का ये मानना है बशमूल मेरे कि जी इससे सिर्फ पेट कम होता है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मधु करने का, मैं आपके तमाम बोल नेटवर्क का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस बेहतरीन माहौल में आपने जो अभी बात पूछी है वो उसका हाल तो वही है जो रोडों पे गाय भैंसों के पेट से निकले हुए गंदगी का था, कुछ ऐसे ही हाल हमने अपना अंदर कर लिया, बस ये कि वो नज़र नहीं आ रहा। योगा या कोई भी एक्सरसाइज जो है, जब कोई मेरे हवाले से बात करता है तो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ पहले कि जी मैं कोई इसका ना मैंने इसको आगाज़ किया ना किया, मैंने इंट्रोड्यूस किया टेलीविज़न पे। हमारे यहाँ माशाल्लाह राहत काज़मी रईस अमरोवी साहब, उस्ताद मोहतरम का नाम ध्यान में पहले आ गया। उस्ताद मोहतरम तो नहीं, जी हाँ, इन्हें पास पढ़ा हुआ तो हमारे भी, हम भी वही थे। जी। तो रईस अमरोवी साहब, फिर डॉक्टर मुईज़, एक बहुत बड़ा नाम, फ़तेह अली ख़ान साहब, ये तमाम वो नाम हैं जिन्होंने उस वक्त जब मीडिया नहीं था तो योगा को यहाँ पे प्रमोट किया। इसका जो ताल्लुक़ है क़तन इंडिया से नहीं है, ये एक ऐसा मौजू है जिस पे मैं पाकिस्तान का नहीं दुनिया का पहला आदमी हूँ जिसने ये चैलेंज किया हुआ है कि बर्थ प्लेस ऑफ योगा की जब स्टडी की जाएगी तो आपको लाजमन मोंजेडारो आके रुकना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब बात है कि दुनिया में सबसे कदीम तरीन अगर कोई दस्तावेज़ हमारे पास है तो वो मोंजेडारो से निकली योगा से रिलेटेड। उससे पहले ठीक है, वो कशी हैं बहुत सी जगहें में उनके नाम 3,000 साल हो गए, तो ये मोंजेडारो ने तो क्या कुछ नहीं दिया ना। आप शतरंज से शुरू हो तो सारी चीज़ें चल हर चीज़ मिल रही है। देखिए हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो भी कुछ हमारे रोज़मर्रा के मामलात की तरह ही हो गया है कि बस हम चल चलाओ पे रहते हैं, हमने कभी प्लानिंग नहीं की। हम हर वक्त जल्दी में रहते हैं। जी हाँ, जल्दी में भी रहते हैं, और हम शायद एडॉकिज़म के हर चीज़ में एडॉकिज़म पे हो गए, बस काम निकल जाए। ज़िंदगी ऐसे नहीं है, ज़िंदगी दो पहलुओं पे होती है, या आप उसको गुजार लें या उसको बसर कर लें। गुजर तो जानवरों की भी जाती है, एग्जैक्टली। ज़िंदगी तो बसर करने की चीज़ है, बिल्कुल ऐसा ही खूबसूरत चीज़ है, उसको इंजॉय करें, बसर करें। किसी भी खूबसूरत चीज़ को पाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है। अब आपके जहन में कुछ आ रहा हो वो अलग बात है, लेकिन किसी भी खूबसूरत चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। जी बिल्कुल बिल्कुल पड़ते हैं, ये प्रोटीन शेक। तो जिंदगी से ज़्यादा खूबसूरत क्या चीज़ होगी? कुछ नहीं। इसके लिए तो फिर मेहनत करना पड़ेगी। अफसोस ये है कि जो सरफ नज़र हम और चीज़ों से कर रहे हैं तो वो अपनी सेहत के साथ भी कर रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जिनका मुकाबला किसी और से नहीं हुआ, उनकी अपनी ही सेहत की वजह से उनको छोड़ना पड़ा वो मुकाम जो उन्होंने बड़ी मेहनत से पाया था। तो हेल्थ में और योग में ख़ास तौर से, क्योंकि योगा के अलावा मैं ताई ची और चीज़ों पे भी काम करता हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो मैं आर्थोपेडिक मेरा सारा काम है। मुझे अफसोस होता है कि आज वो छोटे बच्चे भी आ रहे हैं जिनको सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में आ रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर में आ रहे हैं, बैक पेन में आ रहे हैं, जिनका तस्वुर भी नहीं था इस एज पे। जी, तो उसकी वजह यह है कि पहले वालिदैन ने वो लाइफस्टाइल इख्तियार नहीं किया, उनको देख देख के बच्चों ने नहीं किया। योगा एक बहुत वसी इल्म है
ज़्यादा पोज नहीं है इसमें, इंसानी जिस्म से सिर्फ हम 84,000 पोज बनाते इसके हैं। लिए सबसे पहले तो इससे पहले तो सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए ना, वो नहीं है हम में, वो कहाँ से आएगी? ज़िंदगी में मकसद ना हो, ज़िंदगी को आप ज़िंदगी ना समझें तो मोटिवेशन कहाँ से लाएंगे? बस जिंदा हैं, हो गए हैं, हमने कभी ज़िंदगी को माना ही नहीं ना कि कितना बड़ा इनाम अल्लाह ने हमें दिया है। हमारा जो ये जिस्म है इससे हम 84,000 पोज बनाते हैं। पोज 84,000। ये बात तो मैंने सुनी थी आपकी, और मैं ये सोच रही थी कि आपसे कहूंगी कि हमें कोई पोज करके दिखाएं। अब मैं आपको बताऊं कि आज हम वैसे इनफर्टिलिटी के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं होम्योपैथी के, तो और कोई एक्सरसाइज अगर हो सके या कोई 2-4 ऐसे पोजेस जो कि किए जा सकें, और साथ साथ एक, क्योंकि सवाल थोड़ा सा लंबा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, बच्चे गेमिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, कोई मूवमेंट नहीं रही उनकी, कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं रही है, समर वेकेशन भी ऐसे ही गुजर रही है, उनके लिए कोई टिप्स और 2-3 पोजेज अगर आप उन्हें बताएं एक्सरसाइज के। देखिए, जो मौजू आप इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं वो वैसे ही बहुत हसास है, और आम तौर पे हमारे यहाँ इस तरह की गुफ्तगू टेलीविज़न पे नहीं की जाती है, हम समझते हैं, लेकिन मुझे ये ऑनर है कि मैंने टेलीविज़न पे ही बैठ के अपनी उन बेटियों को, बहनों को बताया जो कंसीव नहीं कर पा रही वो क्या करें। योगा में एक बहुत बड़ा तरीक़ेकार है जो मुस्तनद है, और इस पे काफ़ी लिखा भी गया है, और गो के जो इसको ना माने छोड़ दें, मैं सिर्फ बता देता हूँ। देखिए, अल्लाह सुब्हान ताला ने मल्टीप्लाई करने की जो सलाहियत जिन चीज़ों में रखी है, हम उनसे वो एनर्जी कैसे लें। तो हमारे योग में ये होता है कि वो बच्ची जो माँ बनने की ख्वाब वो देख रही है, वो चाहती है कि जन्नत उसके कदमों में आए, और वो नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए एक ख़ास तरीक़ेकार है। मैं फिर कहूँगा कि जो नहीं इसको समझें वो रहने दें इसको, ठीक है। और जो समझते हैं वो कर लें, इसमें कोई बुराई नहीं। साफ़ सुथरा होने के बाद आप किसी ऐसे दरख्त के साथ खड़े हों जो फलदार हो, ठीक है, नंगे पैर आराम से खड़े हुए, और दरख्त के ऊपर अपना माथा लगा के उसको ऐसे हक कर लें, अगर वो इस काबिल है, नहीं तो आप उसको पकड़ लें, जैसे किसी बुज़ुर्ग के साथ, अपने बाप के साथ, बड़े के साथ, माँ के साथ आप हक करते हैं। वो बच्ची थोड़ी देर खड़ी हो, और रुख अगर वो काबे की तरफ कर ले तो और अच्छा है, ठीक है। और ये मगरिब के बाद नहीं होना है, ओके, ठीक है। आराम से खड़े हो, आप बात करें, चुपचाप खड़े रहें और सोचें, और दिल में कहें कि ऐ परवरदिगार, जैसे इस दरख्त को आपने एक बीज से पैदा किया, तनावर दरख्त बनाया, और फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करने की सलाहियत दी है, ये अपने आप को निखार रहा है, बढ़ा रहा है, ऐसे फल दे रहा है जिससे इस जैसे और फल लग जाए, दरख्त लग जाए। ऐ परवरदिगार, मुझ में ये मल्टीप्लाई करने की सलाहियत इससे शेयर करा दें। थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद ऐसा लगता है जैसे कि कोई एनर्जी जो है ना, कुछ लोगों को फील भी होता है जैसे कि ग्रिप और पक्की हो गई है। थोड़ी देर रहें, कुछ नहीं करें, हटें, और फिर उसके बाद हर दफ़ा यही होना चाहिए कि हमारा जो उस्ताद हो, जो हमारा मौसिन हो, हम उसकी खिदमत कर लें, ज़मीन को ज़रा सा खुदाल लें, उसमें कोई खाद वाद डाल दें, उसकी रखवाली कर लिया करें, रोज़ाना उसमें पानी वानी डाल दें, अगर पॉसिबल है। ये एक दफ़ा करना है ज़िंदगी में, सिर्फ एक दफ़ा करना है, एंड देन वापस आ जाए। ये काफ़ी है कंसीव करने के लिए, बच्चों के लिए जो कंसीव करने के लिए काफ़ी है। अब वहाँ आइए, देखिए, बच्चा जो है ना वो दिलचस्पी चाहता है। अगर वालिदैन उससे गुफ्तगू नहीं कर रहे, उसके माहौल में खामोशी है, तो वो कहीं तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, आप उसको बाहर निकलने नहीं दे रहे। तो अब मीडिया या स्क्रीन एक ज़रिया है जिसके ज़रिए आप दुनिया में कहीं पे भी जा सकते हैं। बच्चा एक्चुअली बाहर निकलने की कोशिश में वो स्क्रीन लेके बैठ गया है, और वो गेमिंग क्यों कर रहा है, उसको उसमें दिलचस्पी है। पार्क की क्या हालत है, नहीं, माशरा ऐसा नहीं रहा जी कि बच्चों को बाहर भेज के बाहर नहीं, तो अब उसमें बुराई नहीं है। हाँ, ये है कि वालिदैन को कुछ एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ये नहीं कि मोबाइल लिया और उसको दे दिया, सही। उसके लिए भी एक गेमिंग टेक्निक है NLP की। आप जब किसी बच्चे को मोबाइल दें तो उसके साथ कुछ एग्रीमेंट कर लेंगे, बेटा ये इतने घंटे के लिए दे रहे हैं, सही, इतने बजे ये वापस आ जाएगा, पहले एग्रीमेंट करें फिर उसको दें। वो बगैर एग्रीमेंट। माफ़ी चाहूँगा, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो मैं चाहूँगा कि अगर हम क्विकली उस मैं उस मुद्दे पे आ जाएं, तो इनके सवाल के साथ मुझे सिर्फ अब ये बता दें कि बच्चों और बड़ों ये सभी का प्रॉब्लम है, अब किसी मतलब खास उसका कैटेगरी का नहीं रह गया, तोंद निकलना। ओह यस, तोंद इसका आसन बता दें आप, मैं फॉलो कर लेता हूं आपको। सीरियसली मैटर नहीं है, ये एक ऐसा मसला है जो कि सभी गौर से सुनना चाहते हैं। देखिए, बेशुमार पोस्टर अवेलेबल हैं, वीडियो भरे पड़े हैं, सब कुछ है, बेस्ट जो कि जल्दी रिजल्ट्स दे। नहीं, लेकिन मसला एक करे कौन? हाँ, वो तो सब कुछ अवेलेबल है ना। तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जो आप कर सकें। आपका ख्याल है कि हम पोस्टर करेंगे तो दुबले होंगे,
ठीक है। मैं अगर आपसे कहूँ कि आप बैठे बैठे भी दुबले हो सकते हैं, कहिए। वेरी गुड, कह देते हैं। ये लीजिए, हमने कहा कि आप बैठे बैठे दुबले हो सकते हैं। एक मैंने इस पे पाकिस्तान की पहली किताब भी लिखी, इसको कहते हैं मुद्राज। मुद्राज उंगलियों से बनते हैं। अगर ये रिंग फिंगर को आप नीचे ला के इसको दबा दें इस तरह ऊपर से दोनों, ओके, ठीक है, और इसको यहाँ रख लें आराम से। इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं। सूर्य, सन, ये हीट क्रिएट करता है, तो आपके बॉडी में जो फाजिल फैट है उसको डिलीट करने के लिए बेहतरीन तरीका है। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप मसरूफ़ हैं, जैसे कि आपने कहा आजकल लाइफ बहुत मसरूफ़ है, एक हाथ से कोई काम करें तो एक हाथ से आपने ये मुद्रा लगाया हुआ है। ये मुद्रा सिर्फ उन लोगों को जिनको हाइपरटेंशन है उनके लिए ज़रा थोड़ा गर्मियों के लिए ना करें, शाम में कर सकते हैं। और आप जैसे बैठे हुए हैं, आप लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कर लें, बहुत सिंपल है। और एंजाइटी, उसके लिए फिर ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान, नॉलेज का मुद्रा। इंडेक्स, ये ब्रेन के न्यूरॉन्स को सही करता है, पाथवेज को सही करता है, और ये नींद बहुत अच्छी लाता है, गुस्सा कम करता है। अरे वाह, वेरी गुड, बड़ा अच्छा है। तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों को ये लगा। आई होप बेगम भी देख रही हो। कितने घंटे नहीं, ये जनरली इसका टाइम जो है आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के दरमियान होता है। ये वाला भी और ये वाला भी। ये तो अच्छा, मैं तो चाह रहा था कपाल भाती सीखूं आपसे, लेकिन वो अभी नहीं सीखेंगे। वो ब्रीदिंग के लिए जो है वो मैं चाहूंगा कि वो पता चल जाए। ब्रीदिंग एक करें। कौन सी? डीप ब्रीदिंग की आदत डालें। आपकी आधे से ज़्यादा बीमारियां तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। खराब ब्रीदिंग की वजह से हम बीमार हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनहेल करते हुए पेट को फुला लिया, जितना पहले से फुला हुआ उसको छोड़ दें, थोड़ा सा ज़्यादा फुला लिया, बस तो फिर चाय का कप आ जाएगा। इनहेल करते हुए, इनहेल करते हुए पेट को फुलाएं और एक्सहेल करते हुए इसको खाली करें। ये ब्रीदिंग सिंपल ब्रीदिंग है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहलाती है, डायफ्राम से करते हैं। ये कितने मिनट करनी है? ये मिनट ना करें, अच्छा, आप करते रहें। आप थोड़ी सी ब्रीदिंग करें, उसके बाद आधी अपने आप को करें, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब सांस लेते हैं तो हम चेस्ट से लेते हैं, तो हम इसके बरक्स करते हैं। बच्चे को देखें, वो पेट निकालता है जब सांस लेता है बलून की तरह, फिर खाली करता है। ऐसा ही है। दो बीमारियां दो तरीके से, या तो ऑक्सीजन की कमी से हो रही हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन, लड़ाई, गुस्सा, दंगा फसाद, ये सारे ऑक्सीजन की कमी है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती से हो रही हैं, कैंसर और अल्सर, ये तमाम बीमारियां उसका हिस्सा हैं। अब मसला ये है कि हम ब्रीदिंग ही सही नहीं कर रहे। अगर आप सही ब्रीदिंग कर लें, आप मोटे नहीं हो सकते। सही तरीका क्या ब्रीदिंग का? इनहेल करते हुए पेट को फुलाएं और एक्सहेल करते हुए कम करें। अब ये हर वक्त नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जितना वक्त मिले कीजिए। कम से कम दिन में 5 मिनट तो मैं समझता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कुछ देर मुद्रा लगा लें, और योगा के आसन है 15-20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक हो सकते हैं। वो अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे जहन में आ रही है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा एक इंसिडेंट जो कि बड़ा वायरल हुआ है जौहर में, वो लड़का जो आवाज़ था, जिसकी ज़हनी मरीज़ था। आजकल के नौजवानों में मायूसी का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। एक तो कुछ हमारे इकोनॉमिकली जो मुल्क में पोजीशन है, हालात, अनएम्प्लॉयमेंट है, एक तो ये चीज़ तो है ही। लोग, बच्चे आजकल इतना ज़्यादा जल्दी डिसअपॉइंट और मायूस हो जाते हैं, मेडिटेशन से बहुत दूर हैं। मेंटल हेल्थ के लिए चीज़ बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी इस पर ज़रा आप रोशनी डाल दें। कुदरत ने कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं जो हर गरीब व आम के लिए हैं, यानी अमीर हो गरीब हो उसको उसूल रखती हैं, और उनमें से एक उसूल है सुबह उठना, जिसको हम एक ख़ास 4:20 का जो वक्त है, 420 ही कहेंगे आप उसको, लेकिन वो 4:20 का वक्त है। ये वक्त जो है भरम मुहूर्त कहलाता है हमारे योग आयुर्वेद में। इस वक्त सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, सबसे ज़्यादा 20 मिनट पे सबसे ज़्यादा उस वक्त तहज्जुद के लिए लोग उठते हैं, फजर का भी अव्वल वक्त लग जाता है। इस वक्त कोई भी जो उठेगा वो इतनी गहरी सांस लेगा और जितना ऑक्सीजन लेगा उतना पूरे दिन नहीं ले सकता। तो मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इस पर बड़ी रिसर्च भी हैं, मेडिकल जर्नल्स ने दिए हैं, कि जब भरम मुहूर्त में उठ के कोई, या सुबह के वक्त ये कह लीजिए बिल्कुल इब्तदाई मरहले में सांस लेता है, तो उसको जहनी अमराज उतने नहीं होते जितने उन लोगों को होते हैं जो कि सांस सही नहीं ले रहे। यही वजह है कि मैं वो लफ्ज़ बड़ी मुश्किल से इस्तेमाल करूँगा, लेकिन जहनी अमराज का जो इदारे होते हैं जहाँ पे अफराद को रखा जाता है, एक ख़ास वर्ड है उर्दू में जो कि मैं इस्तेमाल करना नहीं चाह रहा। सही, ठीक है। हम कहते हैं जी ये ज़हनी तौर पे ख़राब हो गया, तो उसको वहाँ ले जाते हैं, हैदराबाद के करीब भी। हाँ, बिल्कुल, मैं समझ गया कहाँ। मैं वो लफ्ज़ नहीं कहना चाह रहा। जब वहाँ रिसर्च हुई तो पता चला कि ज़्यादातर लोग जो ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं वो साइनोसाइटिस के भी। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास कम है, हमें जाना होगा। और नाजरीन एक ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। और ये बड़ा ज़रूरी है, आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी
वेलकम बैक। और अब कुछ बात हम करते हैं फ़हीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की। बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें वहाँ गड़ी हुई हैं, जहाँ पर एक आप तौर यूज़ कर रहे हैं एशिया कप के लिए, एक फॉर्मेट बना रहे हैं, एक हाइब्रिड मॉडल बना रहे हैं एशिया कप के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप के लिए उस हाइब्रिड मॉडल को फॉलो करने के लिए बीसीसीआई तैयार नहीं है। भारत में शेड्यूल आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में एक बार फिर पाकिस्तान की शमूलियत पर गैर यकीनी के साए मंडलाने लगे हैं। सैरिश वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड को सख्त वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि एशिया कप की तरह अपनाए गए हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को भी गैर जानिबदार मकाम की दरख्वास्त करने का हक हासिल है। और यह बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान भी यह डिमांड कर सकता है, जबकि एशिया कप पाकिस्तान में होने जा रहा था और भारत ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, अपनी टीम वहां नहीं भेजेंगे, और बीसीसीआई की फरमाइश पर यूएई का इंतखाब किया गया और एक डिफरेंट वेन्यू जो है वो चूज किया गया, वहां जाकर के अब एशिया कप खेला जा रहा है। और इसी मॉडल के तहत पाकिस्तान भी जो है वो नहीं जाना चाहता इंडिया और खेलना चाहता है अपने ही एक हाइब्रिड मॉडल के तहत बनाए गए वेन्यू पर। खैर, मेगा इवेंट का आगाज 5 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अपने सफर का आगाज 6 अक्टूबर को हैदराबाद में क्वालिफायर के खिलाफ मैच से करेगा। बिल्कुल। अच्छा, अब इस वक्त हमें सैयद अवैस ज्वाइन कर चुके हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, उनसे बात करते हैं। अवैस, आप किस तरह देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? अब ये कमेटी बनाई जा रही है जो सारे मामले को देखेगी कि पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी या नहीं जाएगी, आपकी राय क्या है इस पर? जी अस्सलाम वालेकुम। और देखिए, ये तो आपको पता है कि कश्मकश लगी रहती है आखिरी टाइम तक कि पाकिस्तान टीम जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन सबकी अपनी ओपिनियन होती है। यहाँ पर ऑब्वियसली एक स्टांस आपका ये भी होता है कि यार आपकी हकदर्मी जो सी कब तक आखिर बरकरार रहेगी, क्योंकि आप देखें भारत को तो चाहे वो एशिया कप की जैसे बात कर रहे थे, आपने देखा होगा वहां पर भी आपको नजर आया कि भारत कहीं ना कहीं टांग अड़ाते हुए आपको नजर आता है। उसके अलावा अगर आप बात करें, चाहे वो पीएसएल वाले मामले पे बात करें, चाहे दुनिया की लीग्स के बारे में बात करें, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगा के उनको साइडलाइन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको नजर आता है कि बीसीसीआई की बहुत ज्यादा हथधर्मी है। लेकिन दूसरे एंड पे अगर आप देखें, देखिए वर्ल्ड कप है, बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है, बैकआउट करना इतना आसान नहीं होता। आईसीसी के मामलात होते हैं यहाँ पर, फिर ऑब्वियसली आपके फंड्स जो हैं वो उनमें भी चीजें होती हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ, मीडिया राइट्स हैं, बहुत सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन एक हर पाकिस्तानी का ख्वाब, यहाँ पर आपका भी होगा, मेरा भी ख्वाब है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में इंडिया के अंदर इंडिया को हराए। इससे बड़ी आपके लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल जी, इससे बड़ी अचीवमेंट तो वैसे सब कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन जैसा कि आपने भी अभी जो है बताया कि आईसीसी का मामला अलग है, एशिया कप का मामला अलग था, तो क्या ये डिमांड जो है वो करना, इसमें कोई पॉसिबिलिटी होगी? हमारी ख्वाहिश तो यही होगी कि जी हम इंडिया को इंडिया में जाके हराएं, लेकिन उन्होंने एशिया कप के लिए जो फॉर्मेट यूज किया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर यही सबने ही उसको जो है वो इसकी मुखालफत की कि ये कोई सही बात नहीं है, आप जाएं पाकिस्तान में जाकर अपना मैच खेलें, लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई ने अलाउ नहीं किया अपने प्लेयर्स को। तो अब पीसीबी ने ये स्टैंड लिया है। आपके ख्याल में ये स्टैंड आईसीसी के सामने रखना कितने हद तक मुनासिब है? देखिए, ऑब्वियसली क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बॉल है वो अपने पैटर्न चीफ और खास करके गवर्नमेंट के ऊपर फेंकी कि वो इसके ऊपर स्टैंड कर देते हैं। आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं जो मामला, आपको पता है अहमदाबाद में पाकिस्तान को ऑब्वियसली सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और आपको पता है वो बताए भी गए थे कि हम लोग वेन्यू चेंज करना चाहते हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि वेन्यू इस स्टेज के ऊपर जाके वेन्यूज चेंज हो। लेकिन अगर मैं पूरे सिनेरियो की बात करूँ, देखिए इस वक्त आईसीसी को भी एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि दुनिया की जितनी बड़ी टीम्स हैं, आप देखें इंडिया को छोड़ के आप इंग्लैंड कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, आप अपना बात कर लें, न्यूजीलैंड की सब टीम्स यहाँ पर आके खेल चुकी हैं, यहाँ तक कि साउथ अफ्रीका भी पाकिस्तान में आके खेल चुका हुआ है, उनके प्लेयर्स जो से हैं पीएसएल के अंदर सारे प्लेयर्स खेलते हैं। तो एक पॉजिटिव आपको एक इमेज और खास करके जो एक केस स्टडी है वो आपके सामने आ चुकी है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ इस वक्त आपको पता, चाहे वर्ल्ड कप की आप बात करें, एशिया कप की बात आप करें, जो चैंपियंस ट्रॉफी जो लॉट की गई पाकिस्तान को 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, वो आईसीसी ने लॉट की, पाकिस्तान ने नहीं मांगी, आईसीसी लॉट की थी पाकिस्तान को। तो वो भी चीज आईसीसी को मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बगैर ऑब्वियसली क्रिकेट आपकी मुकम्मल नहीं होती, पुराना क्रिकेट है, आईसीसी को लेके चलना पड़ता है पाकिस्तान को। लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज को मैं खुद रियलाइज करता हूँ कि आईसीसी को एक स्टांस अब लेना पड़ेगा। देखें, आप एक क्रिकेट बोर्ड ऑफ फादर हो, सारे जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं, आपको वो बड़ापन अपना दिखाना पड़ता है, आपको सबके लिए एक इक्वल यूनिट। बिल्कुल ऐसा ही है। बीसीसीआई की जो हटदर्मी चल रही है सारिश, मेरे ख्याल में अब इसे रोकना जरूरी हो गया। बिल्कुल। इसमें फ़हीम एक चीज़ और भी आपको याद होगा, अभी जब ये नजम सेठी साहब थे तो वो कुछ ऐसी बातें भी चल रही थी कि हुकूमत से इजाजत मांगी जा रही है भारत जाने के लिए ताकि इन मामलात को सेटल किया जा सके। क्या वजह है कि हम लोग माथे पे आंखें रखते नहीं है, अपनी कोई पॉलिसी वजह नहीं करते, दो टोक बात हम क्यों नहीं करते, भले नुकसान हो?
देखिए इसमें जैसे अजीम भी बात करें ना कि एक चीज़ मुझे मैं खुद देखें, क्रिकेट बोर्ड्स अपनी जगह, अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के अंदर मामलात में पॉलिटिक्स आती है, जिसकी वजह से लिटरली आप परेशानी इस चीज़ में होती है कि यार एक स्टांस क्रिकेट बोर्ड का कुछ हो रहा है, दूसरा स्टांस आता है वो कुछ हो रहा है। तो आप देखें ज़का अशरफ आती उन्होंने एक बात की, जी एशिया कप जो स्टांस लिया गया एशिया कप पे, मैं उससे नाखुश हूँ, मैं होता तो कहता पाकिस्तान में एशिया कप कर रहा है, नहीं तो थैंक यू सो मच, मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था उवैस साहब, आपने जो कहा वहीं पर मैं एक क्वेश्चन आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा और चाहूंगा कि इसका भी आप कंप्लीटली जवाब दें ज़का अशरफ साहब के हवाले से ही, कि मिकी आर्थर को जो है वो नजम सेठी साहब लाए थे और हमारे बोर्ड का ये एक फॉर्मेट रहा है अनफॉर्चुनेटली कि जब चेयरमैन चेंज होते हैं तो उनकी पूरी काबीना ही जो है वो चली जाती है। तो मिकी आर्थर को क्या इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए रोका जाएगा ज़का अशरफ साहब की जानिब से, या उन्हें भी रिप्लेस करने की तैयारियां हैं? अभी तक तो क्योंकि न्यूज़ तो यही है कि अभी उनको रिप्लेस नहीं किया जा रहा, मिकी आर्थर को ही रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जैसे आपने बात की ना, देखें एक वही अनसर्टेनिटी है यहाँ पर कि जैसे अगर मैं और आप डिस्कस करें तो ऑब्वियसली जो प्लेयर्स हैं उनके बैकएंड में भी चलता रहता है कि यार वर्ल्ड कप इतना नज़दीक है, आखिर हो क्या रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर। सबसे बड़ा इस वक्त सवाल देखें मिकी आर्थर का नहीं, सबसे बड़ा सवाल मेरा क्रिकेट बोर्ड से ये है, चाहे वो पिछला क्रिकेट बोर्ड है चाहे इस वाला क्रिकेट बोर्ड है, कि भाई आपका एशिया कप सर पे है, आपका वर्ल्ड कप सर पे, आपने कितनी सीरीज उससे पहले खेलनी है, जो वनडे सीरीज की मैं बात करूं जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है। पिछले क्रिकेट बोर्ड से मेरी शो में जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि जी हम लोग साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वगैरह से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आके अपनी सीरीज खेलें ताकि उनको एक प्रैक्टिस मिल सके वर्ल्ड कप के लिए। उसके बाद का क्या बना है अभी तक किसी के इलम में नहीं है। सेकेंडली ये जो अनसर्टेनिटी होती है ये प्लेयर्स के दिमाग में बैठ जाती है कि यार आखिर हो क्या रहा है, हमने इतने बड़े इवेंट में जाना है। आप देखें यहाँ पर आप एक महाज पे लड़ रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट जोन चाहिए वापस आनी चाहिए, पाकिस्तान में ये होना चाहिए। सेकेंडली आप अपना एक महाज पे लड़ रहे हो कि जी अपना जो मिकी आर्थर है उसको क्या कोच कंटिन्यू करवाना चाहिए, क्या अपना हमें एशिया ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वैसे किस तरह इफेक्ट करती है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को? जाहिर है वो भी सोचते होंगे पता नहीं होना है नहीं होना, जाना है नहीं जाना, तो ये तो क्रिकेट खराब करने वाली बात है। देखिए मैंने आपको एक बात की ना कि अगर अब हालिया अरसे में देखें तो पाकिस्तान ने जो प्लेयर्स हैं सिंगल इंडिविजुअली बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस आपकी है। शहीनशाह अफरीदी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हसन अली आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने देखा होगा लड़के आपका तगड़े परफॉर्म करते हैं। लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली देख लूँ, ऐसे टीम की बात मैं कर रहा हूँ, आपके लड़कों ने बहुत अरसे से कोई कलेक्टिवली कोई सीरीज नहीं खेली। आप 2 मैचेस श्रीलंका खेलने जा रहे हो, वो टेस्ट सीरीज है। आपने मैं फिर बात कर रहा हूँ कि आपने वनडे के लिए तैयारी करनी है, आपकी वनडे सीरीज कितनी है? सिवाय अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी तो कोई वनडे सीरीज नहीं है। मेरी ये पिछले क्रिकेट बोर्ड से भी ये सवाल होता था कि यार आप जब बात करते हो कि जी हम लोग इंटर स्क्वाड अपना मैचेस खेल रहे हैं, इंटर स्क्वाड मैचेस में हम भी खेलते रहे हैं, उस वक्त आपको ज्यादा उस लेवल का सीरियसनेस नहीं होता। जरूर अपनी परफॉर्मेंस पे आप फॉलो करते हो कि मैं परफॉर्म करूंगा तो वर्ल्ड कप स्क्वाड पे जाऊंगा, जो कि आप जब आपकी परफॉर्मेंस होती है जब आप इंटरनेशनल टीम के साथ खेलते हो। मैंने यहाँ तक कहा था कि जरूरी नहीं कि आप कहें कि मैंने ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलना है, साउथ अफ्रीका, यार नॉन टेस्ट नेशंस भी हैं। आपने देखा होगा जिस वक्त क्वालिफायर्स राउंड रहे हैं जो इस वक्त जिम्बाब्वे में खेले जा रहे थे, आप दोनों से एग्री करेंगे वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रहे हैं। वेस्ट इंडीज जैसी टीम बाहर हुई है, नीदरलैंड्स ने परफॉर्म किया, स्कॉटलैंड ने परफॉर्म किया, अपसेट देखे गए हैं। अच्छा ओवैस मुझे ये बताइएगा कि अभी आपने जिक्र किया श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए थी, और बिल्कुल आपने लॉजिकल बात की है कि इस वक्त टेस्ट की जरूरत नहीं है। अगर हम वनडे ही खेल रहे होते तो हम एक फ्लो में आ जाते, क्योंकि हमारे प्लेयर जो हैं वो वनडे के हिसाब से बहुत ही सेटल्ड है। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे इसके अलावा बल्कि कि ओवैस इस वक्त सरफराज को, क्योंकि सरफराज एक बहुत ही अहम खिलाड़ी हैं, इंडिया के खिलाफ हमेशा से उन्होंने परफॉर्म भी किया है, उनके लिए वर्ल्ड कप में कोई स्पेस इस वक्त बन रहा है? आपको लग रहा है कि जी बोर्ड चेंज होने की वजह से, मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से सरफराज को हम देख पाएंगे इस वर्ल्ड कप में? देखिए सरफराज भाई एज अ कैप्टन मैं कहता हूँ ही वाज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन जो पाकिस्तान को मिले भी, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी भी जितवाई, बॉडी लैंग्वेज भी अच्छा था, सारे मामला थे। अगर मुझे सरफराज भाई से सिर्फ एक जो इख्तलाफात थे वो ये थे कि उनका बैटिंग की कंसिस्टेंसी होना। देखें ऐसा कैप्टन आप लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हो, आपको बैटिंग के अंदर नजर आता है कि कैप्टन फाइट कर रहा है टिल द एंड। उनके अंदर इनकंसिस्टेंसी थी जिसकी वजह से टीम से ड्रॉप किया गया था। यहाँ पर फिटनेस पे उन्होंने काम किया, आपको पता है उन पे क्रिटिसिज्म फिटनेस के ऊपर होता था। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस पे बात करूँ तो जो डोमेस्टिक सर्किट है उसके अंदर उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया। आपने देखा होगा बाबर आजम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि सरफराज अहमद विल बी माई फर्स्ट विकेट कीपर चॉइस। जरूरी नहीं कि वाइस कैप्टन जो है वो टीम स्क्वाड के अंदर लाजमी शामिल हो। तो एक बड़ी स्टेटमेंट होती है यहाँ पर कि आपकी जो मैनेजमेंट है, आपका कप्तान है, आप पे भरोसा दिखा रहा है और आप उसको डिलीवर भी अब करते हो। बिल्कुल, और उसकी एक वजह ये भी है कि इंडियन पिचेस जो हैं वो हमने देखा है इंडिया ने अपने हिसाब से अपनी पिचेस बनाई हैं, जो कि उनका मेन फोकस स्पिन पे रहता है, उनके बॉलर्स भी ज्यादातर स्पिन ही है, और सरफराज स्पिन के मुकाबले में उनका रेशियो जो है सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा रहा है।
देखिए मैंने आपको जैसे बात की ना, एक तो क्योंकि टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आपकी, वो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर लड़के अच्छा परफॉर्म करें। अल्लाह करे कोई टेस्ट चैंपियनशिप है आपकी, अब वो भी जो जीतें जरूरी भी है। अबरार पे भी फोकस किया जा सकता है। सरफराज भाई की अगर मैं वनडे फॉर्मेट की बात करूं तो सरफराज भाई ने परफॉर्म अच्छा किया, लेकिन मैंने कहा ना इनकंसिस्टेंसी रही है। ये है टेस्ट सीरीज डिपेंड करेगी उनकी फॉर्म देखने के लिए, वो किस तरीके से कैरी ऑन करते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि वनडे के अंदर इस वक्त जो एक मोमेंटम चेंज हो चुका हुआ है गेम का, जिसमें आपको ज्यादा प्लेयर्स चाहिए जो कि रन रेट को पाइल अप करें। तो आप ज्यादातर देखते हो उस लड़के के ऊपर जो तेज खेलने वाला हो, जैसे यंगस्टर्स आपके आ रहे हैं, हारिस आ रहा है या दूसरे लड़के आपके आ रहे हैं। लेकिन हारिस पे भी मैं बात एक करूं कि उस पर भी इस वक्त जिम्मेदारी होगी। आपको पता है पाकिस्तान एक खेलने जा रही है, वहां पर उसका कप्तान है, वो उसके ऊपर भी सबकी नजरें होती हैं। एग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन एग्रेसिव बैट्समैन 20-30 रन वाला नहीं चाहिए, आपको एग्रेसिव बैट्समैन चाहिए 50। अच्छा वैसे आगे आपको पता है वर्ल्ड कप भी है, तो पॉइंट्स टेबल भी अभी से शुरू हो गए हैं, तो आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जाहिर है हमें आगाज तो अच्छा करना है, जो भी हम लोग सीरीज के लिए जा रहे हैं श्रीलंका के साथ। देखिए वो तो चैंपियंस, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप आपने, अल्लाह करे कि आप लास्ट टाइम आपको पता अनफॉर्चुनेट न्यूजीलैंड से आप हारे तो उसकी वजह से आप पीछे हुए थे, वरना आप शायद फाइनल भी खेल लेते। तो जरूरी है टेस्ट चैंपियनशिप आपको जीतनी यहाँ पर। लेकिन अगर स्कॉट की बात करूँ तो मेरे लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जो मैं बहस भी करता हूँ वो फास्ट बॉलिंग की बात है कि आपका वेट लोड मैनेजमेंट कितना डिपेंड करता है। देखिए आपके पास शाहीन शाह अफरीदी अब बहुत अरसे के बाद वापस आ रहे हैं, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, हसन अली आपके पास है, नसीम शाह आपके पास है। मैं चले दो बॉलर्स की बात करता हूँ जो कि ऑटोमेटिकली आपकी सिलेक्शन है वर्ल्ड कप के लिए, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। इनको बड़ा केयरफुली आपको हैंडल करना पड़ेगा। वो कंडीशंस डिफरेंट है, वहाँ पर ह्यूमिड कंडीशन है। श्रीलंका में लॉन्ग स्पेल आपने करने हैं, आपने कोई 2-3 ओवर्स का स्पेल नहीं करना, लॉन्ग स्पेल करना है। तो आपका जो टेम्परामेंट और खास करके आपकी फिजिकल फिटनेस वो बहुत ज्यादा टेस्ट होती है उन कंडीशंस में, तो आपको बड़ा केयरफुली उनको देखना पड़ेगा। अच्छा सॉरी टू कट यू, अबरार भी स्क्वाड में शामिल है, तो अगर अबरार ने अच्छा परफॉर्म कर दिया इस सीरीज में, जो टेस्ट सीरीज चल रही है, तो फिर उनके भी जो है इन्वॉल्वमेंट वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाएगी। देखिए इब्रार आपको पता है कि वन ऑफ द उनको कहा जाता है कि मैजिकल स्पिनर्स हैं। लेकिन जिस तरीके से इब्रार ने अभी तक जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है अपना, खास करके टीम के लिए मैं कहता हूँ, चाहे वो शॉर्टर फॉर्मेट्स में उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया एज कम्पेयर टू लॉन्गर फॉर्मेट्स। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट्स पे कहीं ना कहीं इब्रार को जो उनसे आपने देखा होगा कि पाकिस्तान टीम कोशिश करती है कि उसको ज़्यादा इंक्लूड किया जाए ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग जो उनसा स्टांस है, वो स्क्वाड जो उनसा स्ट्रॉन्ग एक बन सके। मैजिकल स्पिनर है, लेकिन अगर मैं दोनों टीम्स की स्पिन बॉलिंग ऑप्शन को कंपेयर करूं तो टफ कंपटीशन होगा, लेकिन श्रीलंका को थोड़ा सा एज यहां पर जरूर अपना हासिल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका अवैस, आप हमारे साथ मौजूद रहे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग फहीम, आई थिंक फवाद इस स्क्वाड में, श्रीलंका के स्क्वाड में। हाँ बिल्कुल फवाद। चलें जनाब, देखते हैं, क्योंकि यहीं से फिर आइडिया होता है कि कौन कितनी फॉर्म में है। तो इंशाल्लाह हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। अब कुछ बात करते हैं सितारों की। बिल्कुल, तो सितारे हमारी टीम के क्या करें, पता चल जाएगा। बिल्कुल आगा गश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पहाड़ों पर आप पार्टी कर रहे हैं अकेले अकेले, ये पार्टी की वीडियोस आ रही हैं, लेकिन इनविटेशन नहीं आ रहा है आगा साहब। पहले तो इस पे बात होगी, बाद में सितारों पे बात होगी। असल में ये कि आज ये स्क्रीन में एक खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है फहीम खान आने से। मुझे लगता है बॉल टीवी इस वक्त क्या बात है। मैं माशाल्लाह माशाल्लाह, आप दोनों इस वक्त चमकते हो पाकिस्तान के दो ऐसे सितारे हैं। क्या फहीम खान तो मेरे पसंदीदा स्टार में से एक सितारा है, और जो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की खिदमत शानदार तरीके से, यही बातें आप तला के लिए करते थे, यही बातें आप फहीम के लिए कर रहे हैं। आगा साहब की मोहब्बत है, आगा साहब जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं। क्यों आगा साहब? नहीं, तला की जो आवाज के हवाले से कह रहा था, चमक दमक आवाज। फहीम खान तो एक, अब देखिए फहीम खान की क्या पता है आपको, मैं आपको बताऊं, 2 में 1 सेकेंड तो लूंगा। फहीम खान मज़हबी प्रोग्राम, रमजान के प्रोग्राम देखें तो क्या किस तरह गुफ्तगू कर देते, मज़ाए प्रोग्राम देखे, तफरी प्रोग्राम देखे, जो प्रोग्राम देखे उसमें हिट है फहीम खान। सादा अल्फाज में आपकी जरा नवाजी है आगा साहब, आपकी जरा नवाजी है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जायचा आगा साहब बना के नहीं दे रहे। इंशाल्लाह ये जैसे प्रोग्राम खत्म होगा आपको आपके जायचे मिल जाएगा। देख लेते हैं, आज भी देख लेते हैं। चलिए जी, इनका जायचा भी दे दीजिएगा, और साथ साथ मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो उनका जायचा पता चलना चाहिए। उनके सितारे, उनके नंबर जो हैं वो इस वक्त, जो भी शान है वो मेरे अल्लाह की है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ये जो आपके नंबर्स हैं, आपके जो सितारे हैं, ये भी एक इल्म है। तो ये क्या कह रहा है, किस फेवर में जा रहा है? पाकिस्तान की फेवर में। वर्ल्ड कप आने वाला है, एशिया कप चल रहा है। पाकिस्तान की टीम इंडिया जाएगी और वर्ल्ड कप जीतती हुई नजर आता है इंशाल्लाह। और इस वक्त पाकिस्तानी टीम के बुलंदियों पर है, बिलखुसूस
इस वक्त हमारे कप्तान के जो सितारे हैं वो माशाल्लाह है, उरूज पर है। पाकिस्तानी टीम की सितारे उरूज पर है। मुझे लगता है कि बोल के जरिए मैं तमाम पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तानी टीम इंडिया भी जाएगी और साथ साथ वहाँ से मैच जीत कर वापस आएगी। अच्छा, अब जरा दूसरी तरफ आ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ की तरफ से बता दिया गया है कि 1 महीने में असेंबलियाँ तहलील हो जाएंगी और इलेक्शन जो है ना वो बस अब तैयारी शुरू कर दें। तो क्या माहौल रहेगा, क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो अपने वक्त पर ही होते हुए नजर आते हैं और बिल्कुल ठीक कह रहा है वो। मेरे हिसाब से अपने टाइम पर, अपने वक्त पर, और ये असेंबली तहलील हो जाएगी। कौन किसको टफ टाइम देगा? आ जाएगा और उसके बाद फिर हालात पाकिस्तान के जो है वो बेहतर होते हुए, और खुसूसन वो पार्टी जिसके लिए हम हमेशा एक पेशेंगोई करते थे उसके लिए भी हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं। और पीपल्स पार्टी और नून लीग हमें साथ नजर आएंगी या इनकी राहें जुदा हो जाएंगी? और मौलाना साहब के बारे में भी जरा बताइएगा, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? अभी तो आज तो बहुत नाराज थे वो। मौलाना साहब के लिए यही है कि उनको चाहे कि सबसे पहले अपने सेहत का बहुत ख्याल रखें, और इस वक्त उनके सितारे इंतहाई गर्दिश में और मसाइल में है, और अपनी सिक्योरिटी, अपनी जो दीगर चीजें उन पर तवज्जो देने की जरूरत है। और मौलाना साहब की पार्टी अब थोड़ी सी बेहतर नजर आ रही है, और उसके बावजूद भी मौलाना साहब की न KPK में न बलूचिस्तान में कोई हुकूमत बनती हुई बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। अलबत्ता मौलाना साहब की जो पार्टी के सितारे हैं पहले से कदरे बेहतर नजर आ रहे हैं। अच्छा, मैंने आगा साहब आपसे ये सवाल किया था क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए नून लीग GDA से राब्ते कर रही है। फिर दूसरी जानिब पंजाब की अगर बात की जाए तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर जो एक नई पार्टी वजूद में आई है उनके साथ भी राब्ते में है, और PTI से बंदे तोड़ने की पूरी कोशिश है। तो कुछ वहाँ पर आमने सामने नजर आ रही है नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब में भी। तो इनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? दोनों साथ चलेंगे या अलग हो जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब एक दूसरे को वो वक्त आना शुरू हो गया कि एक दूसरे के लिए गोलाबारी करेंगे, दोनों पार्टियां इल्जाम लगाएंगे, बातें करेंगे, इक्तिसादियात के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर मिल के ये जो इन्होंने हुकूमत करके एंजॉय की है उनके बारे में कहेंगे तुम्हारी ये गलती था, तुम्हारे वो गलती था। अनकरीब ये अलहदगी का ऐलान हो जाएगा और एक दूसरे के ऊपर तोड़ हमले होंगे, सियासी इख्तिलाफात पैदा करेंगे। अंदर से तो ये बिल्कुल एक होंगे, मगर मैं और आपके लिए बिल्कुल ये अलग नजर आएंगे, और बिल्कुल पाकिस्तान पीपल पार्टी के लिए सिंध में कोई मसला, कोई पार्टी नहीं कर सकती है। ये जमात अलबत्ता आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो चैलेंज करेगी उनको। जी, ये करेगा। अच्छा, ये सारिश का सवाल भी आप जो है वो ले लीजिएगा कि PTI के बारे में जो उन्होंने सवाल किया है, और साथ साथ ये इसका आसान तरीका तो मेरे ख्याल में सारिश ये होगा, बारी देख लेते हैं ना किसकी है, पता चल जाएगा कौन जीत रहा है फिर इलेक्शन। क्यों आगा साहब? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस इस वक्त फिर पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं हालात बदलते हुए नजर आते हैं, और आज भी जो मैं हमेशा बोल TV पे एक पेशेंगोई करता है और उस बात पे मैं कायम हूँ, ऐसे हालात बदल जाएंगे, आप लोग खुद देखेंगे। जो हम बेजाहिर चीजें देख रहे हैं उसके बरअक्स नताइज आ जाएंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह तो ये हालात बेहतर होंगे या बदतर होंगे, बदलेंगे किस सेंस में? जरा ये भी तो बताएं ना कि आपके सितारों के जो नंबर हैं वो क्या कह रहे हैं? इक्तिसादी और महंगाई हालात तो अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे। फिलहाल ऐसे कोई तब्दीली आवाम के लिए कोई खुशखबरी नजर नहीं आती है। अलबत्ता पार्टियों के सरबराहों के लिए जो इस वक्त हम देख रहे हैं उनके लिए हालात बेहतर नजर आते हैं, उनकी खुशहाली नजर आती है। मैं और आपके लिए खुसूसन बिलखुसूस उन लोगों के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई खुशहाली या कोई खुशबख्ती फिलहाल नजर नहीं आ रही। चले जी आगा साहब, अल्लाह ताला बेहतर करे, चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएं। बहुत शुक्रिया, आप मौजूद रहे हैं और आपने हमें सितारों की चाल, किस्मत का हाल बिल्कुल जी। मेरे ख्याल में सारिश अब वक्त हुआ है अपने नाजरीन से इजाजत लेने का, और इजाजत के बिना जाना जो है वो मेहमानों के लिए मुनासिब नहीं होता। बिल्कुल, हमें इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अपना घर यूं छोड़ के आखिर
बोल किधर जाएगा। ये जो पड़ा है वक्त कड़ा है, वक्त गुजर जाएगा। अब जिंदगी फैसले की घड़ी, सारी मईशत के धर है खड़ी। करने पड़ेंगे कठिन फैसले, तुझ पे ये कैसी आन पड़ी। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। देखना अपनी पहचान के लिए बोल, पाकिस्तान के लिए बोल, हमारा पाकिस्तान, मिशन मईशत। देखना अब कुछ यूं बदलेगा हमारा पाकिस्तान, खुशियाँ वापस ला कर देगा हमारा पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।